उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज साहू। अभी इन्होंने एसएससी सीपीओ 2019 का मेडिकल एग्जामिनेशन दिया है और उसमें ये फिट पाए गए। तो इनसे हम इनकी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीपीओ एग्जाम एक बहुत वास्ट लेवल पे एग्जाम लिया जाता है एसएससी के द्वारा, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की भर्ती मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सीएपीएफ ज्वाइन करते हो तो उसमें काफी सारी फोर्सेस आती है, उन सब में भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको मिल जाती है। और एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन की बात करें, किन किन चीजों का ध्यान रखें फिजिकल में और मेडिकल के अंदर। होता क्या है, लोग फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, पता चलता है बाद में लास्ट स्टेज में जाके जब मेडिकल होता है वो अनफिट पाए जाते हैं, तो सारी साल भर की मेहनत उनकी बेकार हो जाती है। ऐसा कई बार दिखा गया कि मेडिकल से बाहर बच्चे रोते हुए जा रहे हैं, छोटी सी कमी के कारण उनकी बॉडी में वो अनफिट हो जाते हैं। तो मतलब अगर हम फिट है ही नहीं तो हमें फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए, हमें दूसरे एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो सारी चीजें समझेंगे, और इतनी डिटेल में मुझे नहीं लगता कि सीपीओ के बारे में आपको वीडियो मिलेगी। तो ओवरऑल बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीपीओ के बारे में बात करता हूँ। नोटिफिकेशन आता है उसके लगभग 4 महीने में आपका सबसे पहले टीयर 1 एग्जामिनेशन होता है। अगर टीयर 1 को आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसके लगभग 4 महीने बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो फिजिकल के बारे में हम नीरज से सारी चीजें समझते हैं कि जैसे ही हमने टीयर 1 एग्जामिनेशन दिया उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। सो हेलो नीरज, कैसे हो आप? आपको यहाँ पे बुला के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और आपसे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो सभी लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेगी। जी सर, सोम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और आप इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो हम सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से, क्योंकि मैंने भी आपके वीडियो से पहले काफी इन्फॉर्मेशन ली है कट ऑफ से रिलेटेड, और भी आप मैथ से वीडियोस डालते हैं, तो थैंक यू सो मच। और आज मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मुझे आपसे बात करने का और इस सेशन को करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच शुभम सर। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि टीयर 1 होता है, टीयर 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश होती है। तो नॉर्मल जैसे होता है, और इसकी कट ऑफ बाकी आप देखेंगे एसएससी के एग्जाम तो उन सबसे काफी कम जाती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास हाइट है, आपकी आईज ठीक है, और आपके बॉडी में ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं है, तो आपके लिए सीपीओ एग्जाम सबसे बेस्ट एग्जाम है। सबसे कम कट ऑफ जाती है, मतलब आपके अगर नॉर्मल स्टडीज में आप नॉर्मल हैं, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर आपका इतने अच्छा मार्क्स नहीं बनता है बुक्स में, तो आपके लिए सीपीओ सबसे अच्छी जॉब है और बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, सीपीओ का टीयर 1 हम सब पढ़ के दे देते हैं, ठीक है, वो दिया, उसकी कट ऑफ भी हमें पता है कि बाकी एसएससी सीजीएल सीएचएस से थोड़ी कम ही रहती है। हमने कट जी। ऑफ एग्जाम देने के बाद का हमारा प्रोसेस क्या होगा? क्या हम कट ऑफ आने का वेट करें कि हाँ ये कट ऑफ आएगी तब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, या फिर टीयर 1 देते ही हमें फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए? कितना टाइम मिलेगा हमें फिजिकल को तैयार करने के लिए, और एसएससी कितने टाइम पहले हमें बताता है कि आपका फिजिकल इस पर्टिकुलर डेट को है? देखिए, आपको 15 डेज बिफोर आपको पता चलेगा कि आपका फिजिकल कहाँ पर है और किस डेट में है, क्योंकि उस टाइम पर आपके सारे जोन्स होंगे, उनका पता चल जाएगा कि इतने डेट से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। और जोन टू जोन वेरी कर सकता है, 2-3 डेज, किसी का 23 तारीख को हो रहा है तो किसी का 25 या 26 को हो सकता है, बट उसी टाइम पीरियड में होता है। तो आपको 15 से 20 दिन पहले पता चलेगा। अब मैं आपको प्रिपरेशन की बात करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपका टीयर 1 का एग्जाम जैसे ही दे के आप आते हो, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 100+ मार्क्स बन रहे हैं, भले ही आप जनरल से कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो, जैसे तो मैं यही कहूंगा कि 100 मार्क्स प्लस आपका अगर इजीली स्कोर हो रहा है, आपको इतना आइडिया लग जाता है, तो आप बिल्कुल तुरंत ही अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप इसका फिजिकल करना चाहते हैं तो मिनिमम 4 मंथ्स आपका टाइम लगेगा, क्योंकि 1600 मीटर की जो रेस होती है, वो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 हफ्ते में उसको कंप्लीट कर सको, कम से कम 4 मंथ का आपको टाइम लगेगा, और किसी किसी को 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। अब मैं आपको इसमें जो जो टेस्ट होते हैं फिजिकल में वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 1600 मीटर रनिंग होती है, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 6 and 30 मिनट्स का। इसके बाद आपका 100 मीटर्स का फास्ट रनिंग होती है, उसमें आपको 16 सेकेंड, 16 सेकेंड का समय दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, आपको वन टाइम में क्वालिफाई करना है। अगर आप एक बार में 1600 जैसे आप नहीं कर पाए, तो आप उसी स्टेज पर आउट हो जाएंगे और आपको आगे 100 मीटर की रनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यदि आप इन दोनों चीजों को क्लियर कर लेते हैं, देन आपकी होती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में होता है आपका 1.2 मीटर यानी 14 फुट। तो इस 14 फुट को आपको 3 ट्रायल्स में करना है, यानी कि अगर आप एक बार में फेल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लीजिए, सेकंड कैंडिडेट अगर जो क्वालिफाई किया है वो कर लेगा, फिर आपको लास्ट में करवा दिया जाएगा, या जब आप कंफर्टेबल हो 2-4-5 मिनट बाद वो आपको तब करवा देंगे। तो आपको 3 अटेम्प्ट्स में इसको क्लियर करना है।
जब आप लॉन्ग जंप क्लियर कर जाते हैं तब आती है आपकी हाई जंप। हाई जंप में आपको 4 फीट पर एक दो पोल्स होते हैं, उनमें एक मिडिल में पोल होता है 4 फीट पर, और आपको जंप करके उसको क्लियर करना है। देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है कि क्या मैं इसमें कैची कर सकता हूँ या इसमें मैं डायरेक्ट जाऊं। आपको जो ट्रिक आती है जैसे भी करो, बस आपका पोल नहीं गिरना चाहिए। बस पोल आपका वहीं पर रखा हुआ है, आपने उसको क्रॉस कर दिया, आप फिट है, मतलब आपने उस स्टेज को पार कर लिया है हाई जंप को, लॉन्ग जंप को। तो लॉन्ग जंप में आपका 4 फीट का रहेगा। लॉन्ग जंप में भी आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। जब ये हो जाएगा, इसके बाद आपका लास्ट पार्ट आता है इस फिजिकल का, जिसमें आपको एक 16 LVS यानी 16 LVS का एक गोला दिया जाएगा शॉर्ट पुट, जिसका वेट अगर हम लोग केजीज में बात करें तो 7.5 यानी कि 7.5 किलो एक गोले का वजन होता है, जिसको आपको फेंकना होता है 4.5 मीटर्स। इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हर कोई मिनिमम 6 मीटर्स फेंक देता है। मैंने एक दिन पहले, जैसे मेरा जिस स्कूल में मैं 12th में पढ़ा हूँ, वहां पर शॉर्ट पुट था, तो मैं अपने स्कूल में गया, मैंने अपने फिजिकल टीचर से बात की, जो हमारे 12th में थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन के लिए वो उस गोले को दिया, और उन्होंने 2-3 बार मुझे बताया कि इसको यूं ऐसे, जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में, तो इस टाइप से रख के और घूम के फेंका जाता है। तो इस टाइप से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और आप नॉर्मली दोनों हाथ से भी फेंक देंगे ना, तब भी 5 मीटर से ज्यादा फेंकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब फेंक रहा था तो 10 मीटर से ज्यादा जा रहा था, जबकि 4.5 मीटर चाहिए। तो आपको इसमें कभी भी कोई बाहर नहीं होता है। दिक्कत आपको आती है, सबसे पहली चीज आपको प्रिपेयर करनी है 1600 मीटर रनिंग। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, देखिए टीयर 1 जो हुआ था 2019 में, हो गया था दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में। उसके बाद एक्सपेक्टेड था 3 से 4 महीने बाद आपका फिजिकल होता है, बट कोरोना आ गया था मार्च में, तो लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से डेट्स का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो नवंबर में अचानक से 8 नवंबर को पता चला कि हमारा फिजिकल शेड्यूल्ड है 23 से, और मेरा जो फिजिकल पड़ा वो फर्स्ट डे पर ही पड़ गया। उस टाइम पर मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, बट टीयर 1 के बाद मुझे पता था कि मेरा टीयर 1 क्लियर है, तो मैंने उस टाइम पर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी थी, और अपनी जो एक्सरसाइजेस होती हैं हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए, वो भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर मेरा रेगुलर नहीं रहा था, तो मैं वीकली या मंथ में 1-2 बार उसको रनिंग को अपना करता रहता था। फिर जैसे ही इसकी डेट्स का पता चला, तो मैं उस टाइम पे हड़बड़ा गया कि अब तो हो ही नहीं सकता है 15 दिन में, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके लिए कम से कम 6 मंथ की प्रैक्टिस या 4 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए। फिर भी मैंने क्या किया कि उन 15 दिनों के लिए मैंने अपनी रेलवे से छुट्टी ले ली, क्योंकि दिवाली 14 नवंबर की थी उस टाइम पर। तो मैं छुट्टी लेकर आ गया, और जब तक मेरा फिजिकल नहीं हो गया तब तक मैं नहीं गया। तो मैंने उस 15 दिनों में अपने सबसे पहले 8 केजीज वेट लॉस किया। ठीक है, सबसे पहले आपको वेट लॉस करना है। अगर आपकी वेट कम होगी तब आप बहुत अच्छी रनिंग कर पाएंगे, और आपके स्टेप्स भी थोड़े से लंबे बनेंगे। ठीक है, तो आपका अगर वेट ज्यादा है तो आपको वेट रिड्यूस करना है, और आपको उसके लिए कुछ डाइट्स होता है, वो आपने किसी भी कोच से या फिर कहीं किसी से भी भैया या वो आसपास आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना वेट कम करके अपनी रनिंग की स्पीड को, अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, मुझे एक पर्सन है जो मेरा फिजिकल करा रहे थे उस टाइम पे, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन कराई थी, काफी आर्मी के बच्चों को ट्रेन किया है। उन्होंने मुझे बोला था कि आपके फिजिकल से एक दिन पहले आप जितना चॉकलेट हो सके उतना खाइए। इससे आपके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये आपको उस टाइम हेल्प करेगी जब आप रनिंग कर रहे होगे, तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने यही किया था, मैंने उस दिन और चॉकलेट भी आप डार्क चॉकलेट खाइए, उसमें ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है, कैफीन वगैरह भी ज्यादा होता है। इससे आपको क्या होगा, रनिंग में हेल्प मिलेगी नेक्स्ट डे, और शायद वो हेल्प भी किया। अब बात करते हैं रनिंग ट्रैक की। तो रनिंग ट्रैक में अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा जो फिजिकल था वो भोपाल में सीआईएसएफ ग्राउंड में था। वहां पर उन्होंने ग्राउंड भी था, बट उन्होंने ग्राउंड में चक्कर नहीं लगवाए। अगर ग्राउंड है कहीं पर तो वो 400 मीटर के 4 चक्कर आपको लगवा सकते हैं। मेरा जो उन्होंने रनिंग कराई वो उन्होंने कराई रोड पर। रोड पर एल शेप था, अगर आप जाते हैं ऐसे और ऐसे एल शेप में तो 800 मीटर्स हो जाएगा। वहां से आपको एक टोकन दिया जाएगा, आपको वापस रिटर्न होना है 800 मीटर, जहां से आप स्टार्ट किए थे वहां पर आप आ जाएंगे। तो मेरी रनिंग हो गई थी 6 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स में कंप्लीट। अब देखिए कितना कम कंपटीशन यहीं पर हो जाता है। 200 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। ठीक है, उन 200 में से ओनली 37 प्रेजेंट हुए ऑन द डे ऑफ फिजिकल। इन 37 में से 4 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे 1600 मीटर रनिंग को। इसके बाद हम चारों का 100 मीटर रनिंग की गई, पर करीब 5 से 10 मिनट आपको रेस्ट देंगे जब आप लोग रेडी होंगे, क्योंकि 1600 मीटर रनिंग के बाद आपको काफी दिक्कत होने लगती है। तो आप आराम से रेस्ट कर लीजिए 5-10 मिनट का। उसके बाद और हर चीज की वहां पर वीडियोग्राफी होती है, एक एक चीज की, आपकी रनिंग की भी वीडियोग्राफी होगी, हाई जंप की भी होगी, लॉन्ग जंप की भी होगी। हर स्टेज के बाद आपकी फोटोज क्लिक की जाएंगी।
तो उसके बाद उन्होंने मेरी 100 मीटर रनिंग कराई, जिसमें कोई आउट नहीं होता। 16 सेकेंड सफिशिएंट टाइम है, हर कोई कर लेता है। जो 1600 मीटर रनिंग करके आया है, वो 100 मीटर आराम से कर लेता है। तो वो सभी ने क्वालिफाई किया। इसके बाद हुई हमारी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में चारों हो गए। उसके बाद हुई हाई जंप। हाई जंप में एक बंदा बाहर हो गया। तो इसके बाद हम लोग के 3 लोग बचे हुए थे, नहीं, 2 ही बचे थे हम लोग। तो शॉर्टपुट हुआ, तो शॉर्टपुट के बाद हम दोनों क्वालिफाई कर गए। इसके बाद क्या हुआ, हम लोगों की हाइट हुई। अब हाइट में एक बंदा बाहर हो गया, तो उस दिन मैं क्वालिफाई कर पाया था। तो आप समझिए कितना कम कंपटीशन हो गया यहाँ पर। 200 में से एक बंदा क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि एक बंदे ने सब कुछ क्वालिफाई किया। उसकी 0.5 सेंटीमीटर हाइट नहीं थी, इस वजह से उस बेचारे को बाहर होना पड़ा। सोचिए। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास हाइट है और आपकी आइस परफेक्ट है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और उस दिन आपके फिजिकल के दिन 2 चीजें मेजर की जाएंगी, एक तो आपकी हाइट, दूसरा आपका वेट। वेट में अगर +10% -10% है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है बीएमआई से, तो फिर दिक्कत की बात है। वहां पर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं इस ग्राउंड पर। जी सर। ठीक है। जैसे आपने कहा बीएमआई, बीएमआई कैसे कैलकुलेट करें और +- 10% किस तरीके से चलता है बीएमआई में? एक्चुअली आपका एक इंडेक्स होता है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, जो आपको गूगल पर मिल जाएगा। उस आपको बीएमआई कैलकुलेटर को आप सर्च कीजिए, उस पर अपनी हाइट डालिए, उस पर आप अपना वेट डाल दीजिए, तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा 23, 25, 28 जो भी आए। अगर आपका 18 से 25 के बीच में बीएमआई है, तो आप एकदम परफेक्ट हो। लेकिन अगर आपका 18 से कम बीएमआई है, इट मीन्स आपको वेट इंक्रीज करने की जरूरत है। और अगर आपका 25 से ज्यादा है, तो आपको अपना वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। +10% का मतलब यह है कि 25 से आपका 26 भी हो गया, तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर वो उसके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, जो आपका फिजिकल ले रहा है या जो मेडिकल ले रहा है, वो करता है अलाउ या नहीं करता है। लेकिन अगर आपका 25 से कम है और 18 से ज्यादा है, तो आप एकदम परफेक्ट फिट है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने बताया कि एक तो वेट का हमारा जो इवेल्युएटर है उसके डिस्क्रिप्शन पे हो गया कि उसने अगर देना है तो देना है, वरना नहीं देना। तो हम यही मान के चलें कि आप फिट ही करके जाओ, 18 से 25 में ही रहो। जी क्योंकि वहां पे जी। गए हम सोच के जा रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा क्या पता दे दे, नहीं दिया तो हमारा तो सारी मेहनत तो फिर बेकार हो दिक्कत हो जाएगी। जाएगी। तो टारगेट जी अपना बीएमआई मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। और आपने एक हाइट का पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि आधा सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट तो हमारे नोटिफिकेशन में ही मेंशन होती है कि तुम्हारी इतनी हाइट होनी चाहिए, पर्टिकुलर मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो पहले फॉर्म भरने से पहले ही नाप लो कि अगर कम है तो जाओ ही मत वहां पे, क्योंकि वो कंसिडर करेंगे नहीं। आधा सेंटीमीटर भी हुआ तो नहीं, बाहर। हाइट में बिल्कुल। वहां पर क्या होता है, हाइट नापने के लिए कोई स्केल नहीं होता है वहां पर। मैं हम्म। आपको ये भी बता देता हूँ। एक लकड़ी का इस टाइप से एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा पैक्ड, 4 साइड से पूरा बंद। उसकी जो नीचे से लेकर ऊपर तक हाइट होगी, वो होगी 170 मीटर। अब हम्म। जैसे नॉर्मल कैंडिडेट, यूआर, ओबीसी, सभी के लिए यही है 170 मीटर। तो हम्म। आपको वो इससे पास करेंगे। अगर आपका टच हो रहा है ऊपर, यहाँ हम्म। नीचे और ऊपर, मतलब आपकी हाइट 170 है। बस इसी से ठीक आपको है। पास करते जाएंगे। और बाकी आपको पता है, पहाड़ी लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए थोड़ी सी हाइट कम होती है। गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। जब आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में आप पांचों चीजें कर लेते हो। उसके बाद आपका 1 बाय 1 हाइट चेक किया, वेट चेक किया, देन आपका चेस्ट एक्सपेंशन पूछते हैं। तो मतलब आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन के साथ में आपका होना चाहिए 81। ठीक है। अगर हम्म। आप कहो कि सर मेरा ऑलरेडी 81 है, हम्म। ठीक है, तो मैं एक्सपेंशन के बाद 82 कर दूं, तो क्या मुझे कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। हम्म। अगर आपका 78 है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन कर दीजिए, आप अपना 83 कर दीजिए, आपका 85 हो जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 82 हुआ, तो वो 2-3 बार भी लेते हैं, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना ही होगा। हम्म। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हमें जैसे 15 दिन बाद पहले ही पता चला फिजिकल के बारे में। अब जिस दिन में फिजिकल हो रहा है हमारा, मैं उस दिन की बात करता हूँ, क्या वो सबका एक ही टाइम पे होता है या फिर दिन में स्लॉट्स बांट देते हैं फिजिकल के लिए? और ऐसा भी हो सकता है कि कड़ी धूप हाँ, में फिजिकल करवाया जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। एक्चुअली ऐसा है कि 30 से 40 लोगों के ग्रुप में फिजिकल होता है। अब हमारे में 200 लोग बुलाए थे। सबका हम्म। टाइम स्लॉट भी था कि किसी का 6 बजे से, किसी का 8 बजे से है। तो अब हमारे में आए ही जब 37 लोग हैं, तो उन्होंने वेट किया आराम से। मैं तो करीब 7 बजे के बाद पहुंचा था। तो वहां पर उस टाइम पर करीब 20 लोग थे। तो उन लोगों ने वेट किया आराम से, लगभग लगभग 8:30 बजे तक। फिर जितने लोग आ गए थे, उनको एक साथ में ही करा दिया। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कराना चाहते हैं। आप लोगों ने अगर जैसे यूपी पुलिस वगैरह का या जीडी वगैरह का भी दिया होगा, तो आपको पता होगा कि अगर ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो दोपहर तक भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है। वैसे जनरली सुबह ही कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। हाँ,
6 बजे से ही कोशिश करते हैं, पूरा स्टाफ वहां पर एकदम रेडी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं करा रहा है, ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो आ रहे हैं इसके अंदर आर्म फोर्सेस, वही लोग कराते हैं, तो वो लोग काफी शेड्यूल के अपने पाबंद होते हैं टाइम के। जैसे कि आपने बताया टाइम को थोड़ा वो आगे पीछे मैनेज भी कर लेते हैं, तो क्या जी। कोई पर्सन जिसका टाइम स्लॉट आज 6 बजे का है, वो अगर 6:30 बजे पहुंच जाए तो उसे क्या बाहर गेट से ही बाहर कर देंगे? जैसे हमने CBT 1 Tier 1 में देखा कि टीयर में तो आप 8:30 बजे का अगर टाइम, 9 बजे पेपर स्टार्ट होना, 8:30 बजे मैक्सिमम टाइम होता है, 8:31 पे पहुंचे तो यस। गेट से ही बाहर, वो घुसने ही नहीं देते आपको अंदर। क्या इसके अंदर भी ऐसा है, या इसके अंदर थोड़ा बहुत हो जाए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं? इसमें मैं आपको अपना रेलवे का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जैसे मेरा 6 बजे था, मैं उसमें 6:30 पे पहुंचा था, ग्रुप डी की बात हो रही है, 3 साल पहले की। तो हम्म। उस टाइम पर मैं पहुंचा था 6:30 पर, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, सबसे लास्ट में करा दिया था। और ऐसा जनरली सारे फिजिकल में होता है, अगर आप उस दिन पहुंच जाते हो तो आपका करा दिया जाता था लास्ट में। और इसके अंदर अगर आप उस डेट पर भी नहीं पहुंच पा रहे हो, आपके पास वैलिड रीजन है कि मैं बीमार था, या फिर डॉक्टर से रिपोर्ट ले जाते हो, या आपका कोई एग्जाम था उस दिन, तो आप नेक्स्ट डे तक, मतलब जब तक फिजिकल हो रहा है नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद, जब तक फिजिकल हो रहा है उस डेट पर आप पहुंच जाइए। तो वहां पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, बताइए अपनी प्रॉब्लम, तो वो ज्यादातर ये चांसेस हैं कि वो आपको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल में ऐसा किया है, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है। हाँ, इस बार आया भी था, जैसे CPO 2020 में उन्होंने एक नोटिस भी डाला था BSF की तरफ से कि अगर आप सेम डे पे नहीं रिपोर्ट कर पा रहे तो वहां पे एक बार आप, उससे जब तक लास्ट डेट होती है उससे पहले कभी भी जाके अपना करवा सकते हैं। बट यही रिकमेंडेड रहेगा कि एक बार आप जिस दिन है आपका उससे पहले एक बार जाके वहां पे उससे एक बार इंस्टीट्यूट पहले। में एक बार इन्फॉर्म कर दे उन्हें कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जी। आप मेरा अगले दिन करो, तो टू बी 100% श्योर। कभी पता चले कि हम हाँ, ये सोचें आप 100% श्योर हो जाओगे। आप हाँ पहले से ये मत सोचिए कि मेरा हो जाएगा रिलैक्सेशन, और हाँ। कभी भी आपको मतलब रिटन एग्जाम में कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये आप हमेशा याद रखें। मेडिकल, हम्म। डीवी और फिजिकल में मिल सकता है। मेडिकल DV और फिजिकल में मिल सकता है, वो भी अगर हम, कोशिश यही करनी है कि हम पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर हाँ, दें जिससे कि इन्फॉर्म कर हंड्रेड दीजिए आप। परसेंट श्योर रहे। बाकी लास्ट में वैसे जा सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं आती, DV में तो खास तौर पर पहले इन्फॉर्म करें। हाँ, इंटीमेशन जरूरी है। इंटीमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यस। जैसे आपने बताया कि आप उस दिन पहुंच गए, तो खाने पीने के सामान हम अपने साथ ले जा सकते हैं क्या फिजिकल के टाइम पे? देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकल वाले दिन कुछ भी ना खाएं, और हम्म। फिजिकल से 2-3 दिन पहले भी आप बिल्कुल सादा खाना खाएं, मतलब जंक फूड्स ना खाएं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपको मतलब कुछ भी अंदर से लग सकता है कि हाँ आज थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है। और हम्म। उस दिन आप, जैसे कि अगर आपका लेट है फिजिकल, तो हम्म। आप रेड बुल पी सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि रेड बुल में पकड़ लेंगे क्या, या कोई दवाई में पकड़ लेंगे क्या। नहीं, हम्म। आपको किसी चीज में कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ना ही वो आपको चेक करने वाले हैं, जब तक आपको पर्सनली कोई दिक्कत ना हो जाए। आपने अगर कोई हाँ। टेबलेट खाली, मान के चलिए आप बेहोश हो गए, तब आपका टेस्ट किया जाएगा ना। बट अगर आप कोई टेबलेट भी खा के जाते हैं या रेड बुल पी के जाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। बट रिकमेंडेड यही है कि आप कुछ भी ना खाएं पिए, क्योंकि पेट में थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिससे आपकी रनिंग के टाइम पर ऑक्सीजन हम्म। जो रिलीज होगी ना, तो उससे आपको थोड़ी सी सांसें ज्यादा बनने लगती है। इसलिए आप उस दिन पानी पिए, टॉयलेट जाते रहें, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, इन बिटवीन हम कुछ खा सकते हैं क्या? जैसे 1600 मीटर की रनिंग करी, उसके बाद जैसे 10 मिनट का ब्रेक आपने कहा कि मिल जाता है, कि उसके बाद लॉन्ग यस। जंप, हाई जंप, तो सब चीज उन बिटवीन खा सकते हैं? अब अंदर ले हाँ, जाने बिल्कुल देंगे खा वह? सकते हैं। अंदर ले जाने देंगे, जैसे आ, बनाना वगैरह ले जाना चाहें हाँ अंदर? हाँ, बैग, बिल्कुल, कुछ बैग भी ले ले जाने जाने देंगे? देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मोबाइल बैग्स को एक फोन्स? साइड में रखवा देंगे आपके। आप उनसे जैस परमिशन लेके बोल सकते हैं कि मुझे ये, मेरे बैग में ये चीज पड़ी हुई है, मुझे खाना है, तो वो अलाउ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग प्रोसेस कितने टाइम का, मतलब जैसे हम पहुंचे वहां पे, उन्होंने लगभग कितने टाइम में जनरली खत्म हो जाता पूरा प्रोसेस, लास्ट तक रिजल्ट बताने लगभग तक? आप 4 घंटे समझ लीजिए। उन्होंने 4 घंटे, 6 बजे का टाइम दिया, तो यस। लगभग 10 घंटे तक, 10 बजे तक हाँ, खत्म कर देंगे। 10 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल। अनलेस कोई और सिचुएशन ना बने वहां पे तो। यस यस, अगर कोई सिचुएशन ना बने, क्योंकि फिट और सॉरी, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग का आपको खुद पता है, क्योंकि जिस हम्म। स्टेज पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपको आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद बस हम्म। थोड़ी सी कागजी कार्रवाई होती है, जब आप पूरा फिट पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज और मैं मेंशन कर दूं यहाँ पर, अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए, एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल वाले दिन नहीं लेके गए, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहां पर आपके में क्रॉस कर दिया जाएगा, दिल्ली के लिए आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अच्छा, लर्निंग चलेगा या लर्निंग नहीं चलेगा?
लर्निंग का मुझे आइडिया नहीं है सर, आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं उस दिन उसकी फोटो कॉपी नहीं ले गया था, बट मैं अपने पर्स में सारी चीजें रखता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, हम्म। एवरीथिंग। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आपके पास ओरिजिनल है? मैंने बोला यस सर। क्या लगा, एक काम करो, अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो हम फोटो स्टेट करा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा जब क्वालिफाई हो गया, उन्होंने एक बंदे को भेजा, वो फोटो स्टेट करा के लाया और उन्होंने अटेस्ट कर दिया मेरे फॉर्म के साथ। ठीक है। तो जैसे हमने अभी मेल कैंडिडेट्स के बारे में तो सारा समझ लिया कि कैसे कैसे होता है, जी। फीमेल कैंडिडेट्स का अगर आपको कुछ आइडिया हो कि कैसे कराया जाता है उनका तो। फीमेल कैंडिडेट्स का सर, पहले तो हाइट है, तो हाइट 157 सेंटीमीटर लगेगी। इसके बाद जैसे हमारी बॉयज में होती है 1600 मीटर रनिंग 6 and 30 मिनट्स, गर्ल्स के लिए 800 मीटर रनिंग होगी 4 मिनट्स में। आपको हम्म 4 मिनट्स के अंदर उसको क्वालिफाई करना है। देन 100 मीटर रनिंग होगी। उसके बाद गर्ल्स को शॉर्ट पुट के लिए कोई वो नहीं रहता है, मतलब शॉर्ट पुट उनके लिए नहीं रहता है। उनको सिर्फ लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप करना है। हाई जंप और लॉन्ग जंप का मुझे आइडिया नहीं है, आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए। बट उसमें भी गर्ल्स को भी 3 चांसेस अलॉट किए जाएंगे। उनके लिए शॉर्ट पुट फेंकना जरूरी नहीं है, मतलब वो उन लोग के लिए है ही नहीं। उनको सिर्फ 4 टेस्ट है। पहला 1600 मीटर, सॉरी 800 मीटर रनिंग इन 4 मिनट्स, एंड हम्म देन 100 मीटर रनिंग, एंड देन हम्म आपका हाई जंप, एंड देन लॉन्ग जंप। और थ्री थ्री चांसेस है दोनों में। और गर्ल्स के लिए मुझे लगता है कि टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, तो गर्ल्स कम टाइम में थोड़ा अगर फिजिकली फिट हैं तो वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं फिजिकल को एज कम्पेयर टू बॉयज। यस सर, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिमिट है, क्योंकि एक तो आपका रनिंग का डिस्टेंस भी कम हो रहा है 800 मीटर, और दूसरा चीज आपको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है। तो टाइम भी गर्ल्स ज्यादा अगर मिल रहा है, 3 महीने भी प्रिपेयर करते हैं तो उनका इजिली हो जाता है। हो जाता है। गर्ल्स को पर लेकर दिक्कत सर आती है लॉन्ग जंप और हाई जंप में। इसके लिए उन्हें थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जो आपको यूट्यूब पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी कि कौन कौन सी हम्म, एक्सरसाइजेस से आप अपने लॉन्ग जंप और हाई जंप को इंक्रीज कर सकते हैं जल्दी। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अपने फिजिकल से पहले किसी कोच को देख लें एक बार, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो वो आपको इजिली गाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर दिक्कत आ रही है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। आप अपने से बिल्कुल भी ट्राई ना करें हाई जंप और लॉन्ग जंप, बहुत इंजरी होती है इसमें। ठीक है ना, इसीलिए हम्म। अपने से ट्राई बिल्कुल मत करें। किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास आप जाएं, उनसे बोलें कि मेरा फिजिकल है। आपके आसपास कोई भी ग्राउंड पर मिल जाएंगे, वो आपको करवा देंगे फिजिकल की प्रिपरेशन। एक दो चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन के अंदर गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ अलग आती है और इनकी वैकेंसीज भी अलग होती हैं, तो ये बिल्कुल सेपरेटली ट्रीट किए जाते हैं। तो गर्ल्स के बिल्कुल। लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है एसएससी सीपीओ के थ्रू एक जॉब पाने की, तो अगर वो एफर्ट्स लगाएं इस चीज में तो काफी जल्दी वो सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा स्टैट्स बताता हूँ। अगर सीपीओ एग्जामिनेशन में जनरली जो देखा गया है 7 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिनमें से यस। अपियर होने वाले 2.5 लाख ही रह जाते हैं। उन 2.5 लाख में से टीयर वन को क्वालिफाई करेंगे 40 से 45 हजार। लेकिन जब टीयर वन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल की बारी आएगी तो फिजिकल फिजिकल को क्रॉस करने वाले ही 5-5.5 हजार लोग बचते हैं सिर्फ। 5 5.5 हजार ही मैंने 2018 में, 19 में, हाँ, 20 में भी देखा है। 4500 ही रहते लगभग हैं इतने लगभग। बचेंगे। और उसके बाद क्या होगा, सीबीटी 2 होगा इंग्लिश, जिसमें पूछी जाती है 200 नंबर की। जैसे फिजिकल का रिजल्ट आया आपका, फिर टीयर 2 करवाया जाएगा, 200 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। आजकल पैटर्न इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इंग्लिश थोड़ा लेवल कम कर दिया जाए, जो कि 2016-17 में पूछा जाता था। 18 यस। 19 20 जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया, इंग्लिश का लेवल भी कम हो गया है। तो जो बिल्कुल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से वो भी बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ पे वो इंग्लिश को कवर कर सकते हैं और टाइम बहुत मिलेगा आपको। अगर सीपीओ ही मेन टारगेट लेके चल रहे हो, एक ही सेक्शन पढ़ना है टीयर 2 के लिए, तो अगर आप फिजिकल पे एफर्ट्स भी बहुत लगा रहे हो तो भी इंग्लिश के 3-4 घंटे लगाओगे तो 5-6 महीने में बहुत अच्छी इंग्लिश कर सकते हो, जिसमें 200 में से बहुत मैं भी अच्छा सर स्कोर हिंदी किया जा मीडियम से सकता रहा है। हूँ, तो वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा पेपर 2 के लिए मैं बता दूंगा कि आप किस हम्म। सेक्शन से कर सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के मन में एक डर रहता है कि मेरे से इंग्लिश नहीं होगी। तो मैंने इस हाँ, डर पे कैसे उसको काबू किया, मैं ये वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा सभी को। बिल्कुल लास्ट में जी सर। समझेंगे आपने कैसे और तैयारी सर करी एक चीज और, करी। ये है सर कि गर्ल्स की कट ऑफ सिर्फ एक एग्जाम है जिसमें बॉयज से ज्यादा जाती है, और वो यही है। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे सी फिजिकल हो गया, उसका रिजल्ट आया, फिर टीयर 2 दिया। टीयर 2 की हमने देखा कि जो टीयर 1 की कट ऑफ होती है, टीयर 2 की जो कट ऑफ आएगी वो ज्यादा मैटर इस एग्जाम में इतनी नहीं करती, क्योंकि नहीं करती लगभग है सर। क्योंकि 5,000 बच्चे तो 6,000 बच्चे तो टीयर 1 की कट ऑफ को क्लियर कर रहे, मतलब फिजिकल को क्लियर करके जा रहे हैं। और टीयर 2 में भी उन्हें वैकेंसी के 3 गुना बंदों को लगभग क्लियर करवाना पड़ता है। तो जितनी वैकेंसी होती है हमारी बचते ही नहीं है। 1500 से 3,000 के बीच में जनरली देखी गई है पिछले 2-3 साल में वैकेंसीज। तो अभी सर इसलिए इस जो है, बार 2600 वैकेंसी है। हाँ तो वही ना, 2600 वैकेंसी। अब 2,600 वैकेंसी है, 3 गुना बंदे बुलाने हैं टीयर 2 को क्वालिफाई करवाने के लिए। 2 गुना भी नहीं फिजिकल बचे हैं। फिजिकल के बाद ही बचे कितने, 5,000 बच्चे, तो सभी को ही बुला लेते हैं, मतलब अनलेस तुम
और कुछ हाँ गलती करके आ जाओ एग्जाम में, वरना अगर आप नॉर्मल पेपर देके आते हो, लो स्कोर भी करोगे, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो फिर फाइनल कट ऑफ हमारी निकलेगी टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस। लेकिन टीयर 2 के बाद होता है असली खेल, जो होता है मेडिकल का। यस मेडिकल। हाँ मेडिकल के बारे में नीरज से बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेडिकल में तो ये होता है ना कि हमें लगता है हम फिट है, लेकिन जब मेडिकल में जाएंगे 3-4 तरह के टेस्ट होंगे, पता चलेगा हम अनफिट हो गए। तो मैं तो बल्कि यही रिकमेंड करता हूँ कि आप मेडिकल में जाने से पहले भैया सीपीओ अगर टीयर 1 दे दिया, आपको लगता है कि अच्छा खासा सिलेक्शन हो सकता है, तो किसी नॉर्मल डॉक्टर से जाके पहले अपना मेडिकल टेस्ट करवा लो, सारी की सारी चीजें फिट है, तभी आगे अपने प्रोसेस में ज्यादा मेहनत करो। तो मेडिकल के बारे में समझते हैं। जैसे CBT 2 हमने दिया, टीयर 2 के बाद लगभग कितने टाइम में मेडिकल कराया जाता है? लगभग सर आप 3 से 4 मंथ मान के चलिए, उसमें आपका मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि 2 से ढाई मंथ बाद आपका रिजल्ट दिया जाएगा टीयर 2 का। आंसर की तो 1 हफ्ते में ही आ जाती है, और जैसे ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद 1 आध हफ्ते में ही वो स्टार्ट कर देते हैं मेडिकल प्रोसेस। अच्छा, तो मेडिकल का मतलब हमें एक ही दिन सभी का करवाया जाता है या अलग अलग डेज लॉट होते हैं मेडिकल में भी? हाँ सर, कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि दिल्ली एनआर में काफी कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहां पर मेडिकल 10 से 15 दिन चलता है। यहाँ पर जैसे मैं एमपीआर से था, तो यहाँ पर टोटली 190 कैंडिडेट्स बचे हुए थे टीयर 2 के बाद। तो 5 दिन में सभी का निपटा दिया। 5 दिन भी नहीं, 4 दिन, क्योंकि बीच में एक दिन संडे पड़ा था। तो एक दिन में 50 कैंडिडेट्स को बुलाया गया और हो गया 4 दिन में कंप्लीट सभी का। ठीक है। तो जैसे मेडिकल की डेट्स भी जैसे आपने बताया कि हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके डिपार्टमेंट से बात, उनसे या तो पहले इन्फॉर्म कर लो या फिर बाद में भी लास्ट डेट से पहले चले जाएं, तो शायद वो कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो नीरज हैं इनका जो मेडिकल था वो 21 अक्टूबर को होना था, बट उस दिन इनका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जामिनेशन भी था, तो दोनों एग्जाम्स तो साथ में नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने रीजनल ऑफिस में मेल डाला रिगार्डिंग द कंसर्न। तो रीजनल ऑफिस से रायपुर से इन्हें यही मैसेज मिला कि आप 23 अक्टूबर लास्ट डेट है जो एमपीआर रीजन में मेडिकल कराया जा रहा है, आपको उससे पहले मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर होना पड़ेगा और उन्हें अपना कंसर्न बताना पड़ेगा, तो आपको डेट दे दी जाएगी। तो इन्होंने यही किया, ये 23 तारीख को गए और इन्होंने का मेडिकल आराम से करा दिया गया, कोई इशू इन्हें फेस नहीं करना पड़ा। बट जरूरी है कि आपका कोच जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने अपना एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें दिखाई यूपी ट्रिपल एससी की, तो इन्हें एग्जाम दे देने दिया। मेडिकल के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है हमें पहले से, जैसे फिजिकल के लिए तो भागना है, दौड़ना है, सारी चीजें करनी है, जी जी। मेडिकल में तो वो इंटरनल टेस्ट होंगे तुम्हारे, बाकी सारी चीजें होंगी। तो हम पहले से कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं मेडिकल के लिए कि वहां पे यस सर। फेल ना हो? यस सर, आप देखिए, एक तो ईयर का वैक्स होता है, उसको क्लीन करवा लें बिल्कुल। ठीक। हम्म। अगर आपको लगता है आई में आपको सर्जरी की जरूरत है, आपका सर्जरी के बाद आपको डॉक्टर बोलता है कि लेजर या सर्जरी के बाद आप फिट हो सकते हैं आई से, करवा लीजिए। कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखिए, आई का जब टेस्ट होगा, अगर आप एक बार में सारी चीजें पढ़ देंगे वहां पर, तो आपको कोई भी चेक करने वाला नहीं। लेकिन अगर एक बार उन्होंने RME, देखिए कुछ यहाँ पर वोकैब चलती है, मैं आपको वोकैब बता देता हूँ। हम्म। DME मतलब डायरेक्ट मेडिकल एग्जाम, RME मतलब रिव्यू मेडिकल एग्जाम। तो अगर हम्म। आपको RME में डाल दिया, तो वहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं, फिर वो आपको बहुत ही थॉरोली चेक करेंगे। हर चीज आपकी आईज चेक करेंगे, तो फिर वो मशीन के थ्रू चेक करेंगे कि कोई सर्जरी है कि नहीं है। तो अगर आप एक बार में परफेक्ट पढ़ देते हैं, तो इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि आपने सर्जरी करवाई थी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो आप दिक्कत हो सकती है। बस आप परफेक्ट रहिए वहां पर। अगर आप RME में नहीं गए हैं, DME में ही सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर होता है, वही सारे आपके टेस्ट करता है। एयरवैक्स क्लीन करवा लें आप किसी भी डॉक्टर से, अपने हम्म। नेल्स को क्लीन रखें, और बाकी बॉडी एकदम क्लीन रखें अपना। इसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, सर्जरी वगैरह की जरूरत है, करवा के चले जाइए, वो वहां पर कोई नहीं पकड़ने वाला। ठीक है। और मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने जो जो टेस्ट आप करवा सकते हैं, ECG, BP, ये सारे टेस्ट एक बार करवा के जाइए। क्योंकि वहां पर डॉक्टर ने अगर आपको कोई चीज में दिक्कत लिख दी, कोई हम्म। पॉइंट बना दिया, तो आपके पास फिर अपील करने के लिए सिर्फ रिव्यू मेडिकल है। और रिव्यू मेडिकल में भी अगर आप अनफिट पाए गए, तो आपके पास कोई ग्राउंड नहीं रह जाता, क्योंकि वहां पर जो डॉक्टर ने दे दिया वही फाइनल है, उसके खिलाफ आप कोई अपील भी नहीं कर सकते। हम्म। जी सो सर। जैसे इन्होंने बताया रिव्यू मेडिकल होता क्या है, जैसे पहले हमारा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद होता है कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि डिटेल पहले नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद कुछ लोगों को क्या हुआ कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब लोगों को लगता है कि भैया मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, या फिर कोई एरर आ गया हो, तो उसके लिए एक प्रोविजन दिया गया है कि रिव्यू मेडिकल आप दोबारा करवा लो लास्ट में टेस्ट, कि जिससे कि कोई दिक्कत ना रहे, किसी कोई कोई गलती लग गई हो तो वो भी सुधर जाए या कुछ भी। हाँ, अब उसमें डॉक्टर भी चेंज होते हैं, क्योंकि वही सेम डॉक्टर नहीं रहता रिव्यू मेडिकल में। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद रिव्यू में कितना ड्यूरेशन है हमारे पास?
सर देखिए, पहले अगर 2019 से पहले की बात की जाए तो आपको 2 से 6 महीने का टाइम मिलता था रिव्यू मेडिकल के लिए। बट एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया है। उनके नोटिफिकेशन को मैंने भी पढ़ा था, तो 2020 वाले में तो लिखा है 15 डेज, बट 2020 वाले में लिखा हुआ है 15 डेज का। बट अगर मैं 2019 की बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं कि सेम डे पर, जैसे ही आपको क्या हुआ, आपके सारे टेस्ट हो गए, आपके उसके बाद आपकी फाइल आएगी। आपकी फाइल में जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, पॉइंट बनाते हैं, एक हम्म। वोकैब्स की है पॉइंट। पॉइंट का मतलब यह है कि आपका इस चीज में अनफिट हो। आपको हम्म। एक पॉइंट लगा, मान के चलिए बीपी, मतलब आपका बीपी क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन, यानी कि आपका बीपी ज्यादा जा रहा था। दूसरा पॉइंट आपका लग गया ब्रोंकिटिस, मतलब आपके चेस्ट एक्सरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, साइनस लग गया। तो पॉइंट का मतलब है कि ये चीजें आपके में एरर है, या आप इन चीजों में अनफिट पाए गए, तो तुरंत आपको वो अनफिट का रिजल्ट बताएंगे। तुरंत आपसे कहेंगे यहाँ पर साइन कीजिए, ये अपील फॉर्म है, और इसमें आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो। हम्म। ये आपको ऑप्शन नहीं है, ये आपको मैंडेटरी ही है रिव्यू करवाना। क्योंकि हमारे साथ में एक आर्मी पर्सन थे, उन्होंने कहा कि मेरा ओवरवेट है, मुझे रिव्यू नहीं करना है, मुझे घर जाना है। बट उन्होंने कहा सर आपको ये साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू के लिए आपको मैंडेटरी है। तो फिर उन्होंने साइन किया। उसके बाद 10 से 15 मिनट में कमांडिंग ऑफिसर जो वहां पर होगा, जैसे आपका सीआरपीएफ में हो रहा है, बीएसएफ में हो रहा है, या आईटीबीपी में हो रहा है, जहां पर भी आपका हो रहा है, कमांडिंग ऑफिसर के पास फाइल जाएगी, आपका नाम फिल करके और वो साइन कर देंगे। तो आपका रिव्यू मेडिकल उसी दिन हो जाएगा जहां तक है। और अगर नहीं होता है तो द नेक्स्ट डे आपका रिव्यू मेडिकल होगा। ठीक है, तो मतलब ये अब करेक्शन का कोई चांस नहीं, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, से आपको कुछ ऐसा कोई ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई हार्ट में मतलब कोई ईसीजी वगैरह कुछ भी करवा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे करेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसी दिन हो रहा है या अगले दिन हो रहा है, तो एक दिन में कोई दवाई भी मिरेकल नहीं करेगी आपका। तो जी यही है सर। कि आप पहले से ही अपने आप को रेडी रखें डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले, कि हाँ मैं पूरी तरह से फिट हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जी सर। टाइम पे अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो फिर आपको फेल ही करके लेके जाएगी। जी सर। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको कोई सर्जरी करानी है, आपको पता है कि मेरे बॉडी में ये डिफेक्ट है, हम्म। किसी को साइनस प्रॉब्लम होती है, उसका ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है, आप पहले करवा लीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं दिया जाएगा। एक छोटा सा सवाल सभी लोगों का आता है कि जैसे हम चश्मा पहन रहे हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, मतलब कितनी आई साइट तक चेक किया जाता है वहां पे, कितना मान लिया जाएगा, या बिल्कुल ही हल्का सा भी चश्मा लगा हुआ है तो फेल हो तुम, नहीं एलिजिबल हो। ठीक है सर, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ क्या क्या होता है आई टेस्ट में। सबसे पहले आपका होता है कलर ब्लाइंड का टेस्ट। ठीक है हम्म। सर। उसमें आपके पास एक फाइल होगी, उनके पास एक कॉपी होती है, उसमें आपके कलर ब्लाइंड का टेस्ट होता है। ग्रीन और रेड कलर से कुछ साइन बने होते हैं, आपके नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर को पढ़ के बताना होता है। और कुछ उसमें ब्लैंक भी होते हैं, तो उसमें कुछ शेप्स बने रहते हैं, तो वो बताता है कि आप इस पर अपनी उंगली को फेरिए जो शेप बना हुआ है। तो इससे आपका कलर ब्लाइंड का ग्रीन और रेड का टेस्ट हो जाता है। ये टेस्ट आपको यूट्यूब पर किसी वीडियो में मिल जाएगा, कलर ब्लाइंड टेस्ट, आप उसको हम्म। चेक कर लीजिए कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं। बहुत से लोगों तो वहां जाकर पता चलता है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। 2 लोग हाँ। ऐसे थे वहां पर जिनको पता चला कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला कलर ब्लाइंड का टेस्ट। फिर उसके बाद होता है फार साइटेडनेस टेस्ट, जिसमें आपका चार्ट होता है। उस चार्ट पर हर हर साइज का एक अक्षर होता है। तो सबसे नीचे जो लाइन होती है वो होती है 6/6 की, उससे ऊपर जो लाइन होती है वो 6/9 की, नाइन। 0.25 माइनस में जो आपका आई में होता है डिफेक्ट। तो आप अगर ऊपर वाली लाइन भी पढ़ देते हो, सबसे नीचे वाली 6/6, उसके ऊपर 6/9, अगर आप 6/9 वाली लाइन पढ़ देते हो विदाउट ग्लासेस, तब आप फिट पाए जाओगे। इसमें बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, कि जैसे मेरा हो गया, मान के चलिए मेरा फर्स्ट कैंडिडेट था मैं, मैंने पढ़ दिया वहां पर चार्ट क्या है, नीचे कौन सी लाइन है, बस मैंने आके बता दिया आपको। तो वहां हाँ पर हाँ। डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि राइट से पढ़ो, लेफ्ट से पढ़ो। अगर आप याद करके भी चले गए तो थोड़ा बहुत तो दिखाई देता ही है आंख से, तो आप उसको हाँ। एक बार में ही परफेक्ट पढ़ देंगे तो वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। ये वहां पर ट्रिक हो जाती है। तो 6/9 तक आपकी आई चल जाएगी विदाउट ग्लासेस। अच्छा, ठीक जैसे है। ये दो। हो गया फार साइटेडनेस। जैसे जी जी हमारे पास सर। टू आईज हैं, जैसे कई बार मैंने भी आई टेस्ट अपनी करवाई है, तो कभी कभी वो एक आंख पे रखवा के एक आंख से चेक करते हैं, फिर दूसरी आंख पे कुछ रख के, या दोनों से वहां पे हमें देखने देते हैं कि दोनों आंखों से देख लो तुम पूरा का पूरा। हाँ सर, इसमें दोनों आई से चेक होता है। पहले आपको एक आंख पे मतलब एक चश्मा रख देंगे, उसमें एक आंख बंद कर देंगे। तो उसमें हम्म। सर जो आपका, अगर आप राइट हैंड हो तो आपकी हाँ। 6/6 राइट वाली होनी चाहिए, उसमें हम्म। आपका 6/9 नहीं चलेगा। और हम्म। अगर आप लेफ्ट हैंड हो तो उसमें 6/6 चाहिए। तो मतलब जो आपका बेटर हैंड है, वही हम्म। बेटर आई आपकी क्या होनी चाहिए, 6/6। और जो सेकेंडरी आई है उसमें आपका 6/9 चल जाएगा। तो मैंने जैसा बता दिया इसमें कि आपको पहले ही पता चल जाएगा वहां पर कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आप उनको याद कर लीजिए एक दिन पहले, या आपका जिसका पहले हो चुका है उससे पूछ लीजिए। तो आप बस वहां पर उन्होंने कहा लेफ्ट से राइट पढ़ दो, आप पढ़ के सुना दीजिए VY XY, मतलब ऐसे फ्लो में पढ़िए कि वो पहचान ना पाए कि आप याद करके आए हो। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब वो है कि करके आंखों को दोनों को अलग अलग चेक करेंगे लेकिन हाँ, वहां दोनों पे। को चेक करते हैं। बेटर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए। मेन हाँ। इसमें आईज का खेल है।
ठीक है, ये तो हमारा हो गया मायोपिक आई चेक करने के लिए कि दूर का देख पा रहे या नहीं देख पा रहे। दूर पास का का, भी कुछ चेक करते हैं वो लोग? यस सर, पास का चेक करते हैं। उसमें जो लेटर होता है N6 और N9 पे होते हैं। तो हम्म। N6 होता है एकदम परफेक्ट टाइप और N9 में थोड़ा सा डिफेक्ट होता है। तो N/6 और N/9 आप ये देख लीजिएगा, तो उसमें लेटर का एक साइज होता है, उस साइज का लेटर आपसे पढ़वाया जाता है। इतना पास पर 25 सेंटीमीटर पर रख के वो आपसे पढ़वाते हैं। अगर आप पढ़ देते तो आप पास हो जाते हैं नियर साइटेडनेस में। मेन दिक्कत आती है फार साइटेडनेस में। और उसमें हम्म। नियर साइटेडनेस में भी जिसका टेस्ट हो जाएगा वो आपको बता देगा कि वहां पर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, जैसे कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंटरनल ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट। ये हम्म। उसमें स्टेटमेंट था। जो मेरा हम्म। नियर साइटेडनेस अच्छा। टेस्ट हुआ तो उसमें यही चीज लिखी हुई थी, तो मैंने पढ़ के बता दिया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया था उन्होंने। हिंदी में। वैसे भी मुझे लगता है कि जो पास की नजर कमजोर होती है वो ज्यादातर एक एज के बाद होती है। मेरे ख्याल से यंग एजिस में यंग यस। पीपल की कम ही पास की नजर कमजोर, सबकी हाँ, दूर की ज्यादातर दिक्कत रहती है। दूर की ही होती है। इसमें आर्मी वालों को चश्मा अलाउड हो जाता है। जैसे आर्मी हमारे वालों में को एक चश्मा आर्मी लगा। पर्सन थे। हाँ, हम्म। तो आर्मी वाले काफी होते हैं। उनकी देखिए, गर्ल्स की कैंडिडेट्स की सीट्स अलग है, आर्मी पर्सन की अलग है, एक्स सर्विसमैन की और बॉयज की अलग है। वो तो इसके आर्मी अलावा पर्सन को अगर आप चश्मा लगा के भी पढ़ देते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जैसे हमारा अब उस दिन पे ही चलते हैं, हमने चश्मे के बारे में बात कर लिया कि जब आपका जी। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो किस टाइम पे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना होता है, और फ्लो बाय फ्लो हम चलेंगे कि आप घुसे फिर क्या क्या चीजें चेक हुई, कैसे करवाया, पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जी सर। सर मैं डिटेल में एकदम बताऊंगा आपको कि आप सबसे पहले तो एक दिन पहले पहुंच जाए। जिस हम्म। दिन आपका मेडिकल एग्जाम है, आप कोशिश कीजिए सेंटर पर आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, अपना अरेंजमेंट कर लें। कम से कम 3 दिन का अरेंजमेंट करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका उसी दिन सारे टेस्ट हो जाएंगे। हो सकता है रात को 9-10 बजे भी तक भी वो लोग काम करते हैं, तो तब तक आपको फिट या अनफिट का रिपोर्ट दे दें। अगर आपको फिट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी दिन फिट हो गए। अगर आपको मान के चलिए उस दिन सारे टेस्ट हो गए, आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई, लाइक ब्लड रिपोर्ट नहीं आ पाई, यूरिन रिपोर्ट नहीं आ पाई, या फिर आपका चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आ पाती है, तो नेक्स्ट डे पर फिर वो आपको बताएंगे। या फिर उस दिन रिजल्ट दे दिया और आपके में अनफिट पाया गया, तो आपको रिव्यू मेडिकल दे दिया जाएगा, और रिव्यू मेडिकल नेक्स्ट डे होगा। हो सकता है 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आए, तो आप रिटर्न का प्लान करके बिल्कुल ना जाए। एक दिन पहले आप वहां पर पहुंचकर सारी चीजें चेक कर लें। ठीक है। नेक्स्ट डे आपको 6 o'clock रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो आपको 6 o'clock ही पहुंचना है वहां पर। वो आकर उस दिन जिन जिन लोगों का मेडिकल है बाहर आकर वो उसकी लिस्ट लगा देंगे। उसके बाद आपको बुलाएंगे नंबर वाइज। उसके बाद सबसे पहले आपका बैग जमा करेंगे। बैग में आपका सारी चीजें एक पेज पर लिखवा देंगे कि आपके बैग में क्या क्या है, जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, चार्जर, ये सारी चीजें पेज पर लिखवा के वो कहेंगे एक अपने पास रख लीजिए, एक बैग में डाल दीजिए, और आपको टोकन नंबर दे देंगे। मतलब फुल सिक्योरिटी है, आपके बैग से कोई भी सामान कहीं नहीं जाने वाला है। अब इसमें एक चीज और है कि आपको जो भी खाने के लिए ले जाना है आप अंदर ले जा सकते हैं। कोई भी गैजेट आप अंदर नहीं ले जा सकते, लाइक स्मार्ट वॉच या फिर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कुछ भी अगर पकड़ा गया तो फिर वो बहुत बुरी तरीके से पनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स के, क्योंकि ये सारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन है, इन्हें रूल्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो वहां पर कोई भी ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें कि जिससे आपको वहां पर शर्मिंदा होना सक पड़े या फिर वो लोग आपको कुछ बोले। ठीक है। तो आप जो भी खाने का सामान ले जाना चाहें आप अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सुबह से लेके शाम के 8, 10, 9 कितना भी बच सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वहां पर आप ले जा सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा था स्टाफ सीआरपीएफ का, सीजी हॉस्पिटल बिलासपुर में, तो उन्होंने अंदर ही कैंटीन की व्यवस्था कर दी थी। मतलब एक टेबल पर उन्होंने क्या करा था कि कुछ समोसे रख दिए, कोल्ड ड्रिंक्स रख दी, बड़ा रख दिया, मतलब आप वहां से खरीद के खा सकते हो अपना। तो ये चीज अंदर फैसिलिटी अवेलेबल थी। पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं, कैंपर रखा हुआ होता है, आप अपना पानी भर सकते हैं। हमारी एंट्री हो गई 7 बजे तक लगभग लगभग, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद वहां से 1 किलोमीटर दूर गेट, मेन गेट से हमारी एंट्री हुई। वहां पर हमारी काउंटिंग हुई। उसके बाद हमें एक किसी पर्सन के पास, सर्विसमैन के साथ हमें भेज दिया जाता है अंदर हॉस्पिटल के पास। वहाँ हॉस्पिटल के पास हमारी फिर से काउंटिंग हो गई कितने लोग हैं। उसके बाद चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आपको एक जगह बिठा देंगे। फिर 1 बाय 1 आपके चेस्ट नंबर वाइज वो बुलाते जाएंगे। वहां पर फिर आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद जब सभी का बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है, देन प्रोसेस स्टार्ट होता है मेडिकल का। फिर आपको यूरिन और ब्लड सैंपल के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। जब आप वहां पर गए, आपका ब्लड और यूरिन सैंपल में लेने में करीब करीब, अगर 30 से 50 लोगों का, बंदों का ग्रुप है, तो 2 से 3 घंटे वहां पर लग जाएगा। ये कंप्लीट हो गया, आपने दे दिया, अब आपकी रिपोर्ट शाम तक पहुंच जाएगी। इसके बाद आपको ले जाया जाता है, हमारे यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल था एक, आरवी हॉस्पिटल, जो इन्हीं लोगों से अटैच्ड था, सीआरपीएफ से।
तो हम लोगों को सीआरपीएफ की बस में ले जाया गया आरबी हॉस्पिटल में। वहां पर सभी का एक्सरे कराया गया 1 बाय 1, और उसके बाद हम लोगों को वापस से वहीं पर सेंटर पर लाया गया। जो भी चीजें अगर आप बाहर लेके जाएंगे वो लोग, तो अपने प्राइवेट बस, प्राइवेट नहीं सॉरी, जो उनकी गवर्नमेंट बस होती है उसी से आपको लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। 3-4 बार ऐसा हुआ, क्योंकि जिनका रीमेडिकल लगा था उनको भी उसी बस के थ्रू ले जाया गया, और उनका एक बंदा भी होता है तो उसके लिए भी वो लोग व्हीकल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो अब हम लोग चेस्ट एक्सरे करा के वापस आते हैं, वहां पर फिर बैठा दिया जाता है, एंड देन हम लोगों का मेडिकल स्टार्ट होता है, ई टेस्ट स्टार्ट होता है, आई टेस्ट। जैसे हमारे बोर्ड में 190 स्टूडेंट थे, 170 बॉयज थे, 20 गर्ल्स थी, तो गर्ल्स कैंडिडेट को लास्ट डेट पर ही बुलाया गया था। तो उन 20 गर्ल्स का बिल्कुल अलग चल रहा था, उनका डॉक्टर अलग था, उनके लिए अलग बस गई है, उनका टेस्ट जो ब्लड सैंपल है वो सारी चीजें अलग हुई है, बॉयज की अलग हुई है। तो हम बचे 30 बॉयज। इन 30 बॉयज में से 15 के 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बोर्ड 1 का डॉक्टर अलग, बोर्ड 2 का डॉक्टर अलग। ठीक है, तो मैं बोर्ड 1 में था, तो बोर्ड 1 में मेरा डॉक्टर मेरे सारे टेस्ट वही करेगा, बोर्ड 2 के डॉक्टर को उससे कोई मतलब नहीं। जो 15 कैंडिडेट्स बोर्ड 2 में है वो सारे टेस्ट बोर्ड 2 के वही चेक करेगा, आपके ब्लड की, यूरिन की, चेस्ट की सारी रिपोर्ट्स वही चेक करेगा। अब आप अंदर जाते हैं तो आपको सारे कपड़े निकाल के डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। वहां डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करेगा। सबसे ज्यादा जो बच्चे बाहर होते हैं वो बीपी में ही बाहर होते हैं। ठीक है सर, इसके बाद अभी इस पॉइंट पर हम लोग बात कर लेंगे बीपी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आपका बीपी हो गया। फिर उसके बाद आपको वही मैंने जो बताया था आई टेस्ट, कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो कलर ब्लाइंड टेस्ट आपका चेक कर लिया जाएगा। देन आपको वो खड़ा करके आपका पूरी बॉडी में आगे से पीछे से हर चीज से देखेंगे कि आपकी बॉडी में ऐसा तो नहीं कोई डिफेक्ट हो। आपकी पूरी उंगलियां देखेंगे, किसी किसी की उंगली ऐसी होती है कि मतलब वो सीधी नहीं हो रही है, या फिर किसी की ज्यादा डिस्टेंस होती है, तो इन सब चीजों में पॉइंट्स बनते हैं। अगर आपके हैंड में कोई भी दिक्कत है, सारी चीजों पे पॉइंट बनाएगा, फिर उसको रिव्यू मेडिकल बोर्ड थोरोली एग्जामिन करेगा, फिर उन पर डिपेंड है कि वो फिट करते हैं क्या नहीं फिट। तो आपकी उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद ये जो आपका ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब फोर आर्म और ये, ठीक है ना, इन दोनों में 20 डिग्री से ज्यादा का ये कर्व नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनके पास एक स्केल होता है, वो यहाँ पर मिडिल में रखेंगे और चेक कर लेंगे कि आपका 20 डिग्री से ज्यादा है तो आपका पॉइंट बन जाएगा। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेक हो गया। इसके बाद आपका देखेंगे फ्लैट फुट। अगर किसी का फ्लैट फुट है तो वो पूरी तरीके से बाहर है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सही भी नहीं हो सकता है। आपका चेक होगा नॉक नी। नॉक नी में ऐसा होता है सर कि दोनों जो आपके नीज है, इन नीज के बीच में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि एक स्केल आपका पास कर सके। इसका रीजन भी होता है कि अगर आपका नॉकनीज होगा ना तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, और हिली एरियाज में जैसे पोस्टिंग होती है तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। ये आपका हो गया सारा टेस्ट बॉडी का। देन आपका साइनस टेस्ट होगा, नाक से वो टॉर्च से चेक करेंगे। आपका ईयर टेस्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल स्लो बोल के वो चेक करेंगे कि आपको सुनाई परफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद आपको लेटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मतलब पूरा नेकेड में आपका चेक किया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका उसका पाइल्स का, हेमोरॉइड्स का टेस्ट किया जाएगा। ये सारे टेस्ट होने के बाद आपको बोल दिया जाएगा आप बाहर वेट कीजिए। जब सभी लोगों का आपके बोर्ड में, पूरे सभी लोगों का जब ये सारा मेडिकल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको 1 बाय 1 उसका रिजल्ट बताया जाएगा इन द लास्ट। ठीक है, तो मतलब हमने सुबह जो अपना ब्लड टेस्ट दिया था, यूरिन टेस्ट दिया था, उसकी रिपोर्ट सबसे लास्ट में आएगी, लेकिन उससे पहले ये सारे प्रोसेस हमारा ये सारे पैरेलली। जी 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 ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपने बताया कि बीपी के अंदर काफी ज्यादा लोग बाहर हो, एक तो पॉइंट वाली बात आप बार बार बोल रहे थे कि पॉइंट हो जाएगा। इसका पॉइंट का मतलब क्या है इसका, कि पॉइंट का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इसका मतलब है डिफेक्ट। आपके बॉडी में एक डिफेक्ट, एक पॉइंट, दूसरा डिफेक्ट, दूसरा पॉइंट, तीसरा डिफेक्ट, तीसरा पॉइंट। तीनों अगर आपके में 3 पॉइंट बने तो तीनों को थोरली चेक किया जाएगा। ये नहीं कि मेजर वाले को चेक करें, माइनर वाले को नेग्लेक्ट कर दे, नहीं। अगर आपका आइज है तो आइज को फिर परफेक्टली एग्जामिन किया जाएगा। आपका हेमरॉइड्स है तो उसको परफेक्टली एग्जामिन किया जाएगा। बीपी है तो बीपी के लिए वो लोग 5-6 बार लेते हैं एवरेज, और फिर उसका एवरेज निकालते हैं कि अगर आपका एवरेज 150 से अबव जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं 140 तक आ रहा है तो नॉर्मल है, 150 तक भी कंसीडर कर सकते हैं, बट 150 से अबव क्या तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अब बीपी में देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए किसी अच्छे से डॉक्टर से आप पूछ लीजिए कि सर जैसे आप पहले चेक करा लीजिए किसी हॉस्पिटल में, अगर आपका हाई बीपी रहता है तो उसके लिए कोई टेबलेट्स आती हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता है, कुछ बच्चों ने खाई थी और 1-2 का फिट भी पाएगा और कुछ का नहीं भी हुआ फिट उसमें। ठीक है, तो आप किसी डॉक्टर से ले लें सलाह कि मैं सर कौन सी गोली खा लूं, मेरा बीपी हाई रहता है, तो आप अपने उस एग्जाम से पहले उस गोली को खा सकते हैं, तो आपका नॉर्मल बीपी आ जाए तो अच्छा है। और दूसरी चीज, बीपी एक तो किसी किसी का हाई रहता ही है, दूसरी बात है किसी किसी का नर्वसनेस से बढ़ जाता है।
मेनली जो होते हैं इसमें बच्चे, उनका होता है नर्वसनेस की वजह से। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो मेरा जो बीपी आया था वो 110/80 आया था, यानी मेरा परफेक्ट था, 120 से लेस था। अगर आपका 120 से ज्यादा लेस हो जाएगा, 90 तक चला जाएगा तो हाइपोटेंशन बन जाएगा, और 120 से अबव चला जाएगा तो हाइपरटेंशन बन जाएगा, मतलब 140 के अबव चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो बाहर होते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में। तो इसके लिए आप कोई भी टेबलेट ले सकते हैं, कोई नहीं पकड़ने वाला आपको। वहां पर री मेडिकल में भी ले सकते हैं। मान के चलिए आप आज गए आपके डायरेक्ट मेडिकल में, तो आपका बीपी का पॉइंट बन गया। नेक्स्ट डे पर आपका री एग्जामिनेशन है, री मेडिकल है, तो आप बाजार से जाके उस टेबलेट को या डॉक्टर से कंसल्ट करके उस टेबलेट को ले लीजिए, और नेक्स्ट डे आप अपने उस री मेडिकल से पहले उसको खा लीजिए। तो अगर आपका वहां पर नॉर्मल आता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बीपी कराया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट वो लोग मानते नहीं, इट्स जस्ट फॉर्मेलिटी। वहां पर अगर आपका नॉर्मल आया है, वो वापस से चेक करेंगे 2-3 बार, और अगर आपका वहां पर नॉर्मल नहीं आया तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा सर। तो बीपी में यही चीज होती है सर। बीपी में भी जैसे आपने बताया काफी लोग बाहर होते हैं, जबकि ये थोड़ा सा शॉकिंग मेरे लिए भी है कि बीपी तो जैसे जी सीपीओ के लिए जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो फिजिकल की भी इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना वर्कआउट भी कर रहे हैं बंदे, तो वैसे ही मतलब ये छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं कि मेंटेन रहती हैं बॉडी में, लेकिन बीपी की वजह से इतने लोग बाहर हो रहे हैं, तो डेट इज क्वाइट शॉकिंग। तो सभी लोग अपना बीपी जरूर चेक करें, कम से कम फॉर्म भरने से पहले ही देख लो बीपी। तो किसी भी यस। मेडिकल स्टोर पे भी चेक कर देते हैं बीपी, या डॉक्टर भी चेक कर लेते हैं कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि बहुत ज्यादा लो रहता है या हाई रहता है। ठीक है, तो बीपी वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने बीपी की गोली खा ली, मुझे इसमें एक छोटा सा ये लग रहा है, जैसे ब्लड टेस्ट भी होता है, तो उसमें अगर कुछ आ जाए बीपी की गोली से, कुछ इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े। देखिए, ब्लड टेस्ट पहले हो जाता है, उसके बाद आपका बीपी हो रहा है, तो तो हमें आपको मौका कोई मिल दिक्कत जाएगा ही नहीं है। उसके बीच में, मौका मिल हाँ, जाए, हाँ खाने का खाना तो मौका खा मिल ही जाएगा, सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये भी सर, ठीक है। इसमें एक वेरिकोस वेन्स भी होता है, ये मैं बता देता हूँ, हाँ। शायद बाद में पॉइंट निकल जाए मेरे दिमाग से। तो हम्म। क्या होता है वेरिकोस वेन्स, आप पढ़ते होगे, काफी लोगों को पता नहीं होगा। तो नसें फूल वैसे तो जाती नसें, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरी ये वेन्स तो दिख रही हैं, तो क्या यही वेरिकोस वेन्स? तो नहीं। नहीं। उसमें क्या होता है, आपकी जो वेन्स होती हैं उनमें एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, वो दिक्कत करता है। इस तो अगर आपको वो दिक्कत है तो मेरा एक दोस्त मतलब मेडिकल से रिलेटेड है, एमआरएच, उसने बताया था कि इसके लिए भी कोई टेबलेट आती है जिससे आपकी वेरिकोस वेन्स भी ठीक हो सकती हैं। तो आप उसको पता कर लीजिएगा, अगर आपको वेरिकोस वेन्स है तो ये शायद ट्रीट भी हो सकता है, या फिर इसको ऑपरेशन के थ्रू कराया जा सकता है। तो आप ये सब चीजें अगर आपको है तो आप पहले से ही इसको करवा लीजिए। वेरिकोज वेन्स में जैसे ये आपने बताया थोड़ा सा गुच्छा बन जाता है, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में वेव्स होते हैं छोटे छोटे, जो ब्लड जैसे नीचे हम्म गया तो उसे वापस भेजते हैं ऊपर हार्ट पे। अब होता हम्म। क्या है, वो वेव्स अगर ढंग से काम ना करें, मैं टर्म से हो सकता है सही यूज ना कर रहा हूँ, तो जी जी। वो अगर सही से काम ना करें तो ब्लड ऊपर अच्छे से जा नहीं पाता, फ्लो बिगड़ता है, तो खून जमने लग जाता है उसमें। तो टेबलेट्स में भी और मुझे जैसा कि आपको पता है कि इसमें हाँ हिली वो एरियाज में कहीं पर दिक्कत कुछ हो भी हो जाएगी, सकता है, ठंड में दिक्कत इसीलिए हो वो लोग सकती है। बिल्कुल अलाउ नहीं करते। ठंड में लोगों को यस। दर्द हो जाता है घुटने में बहुत ज्यादा, लेडीज की अगर हम देखें एक हम्म। पर्टिकुलर एज के बाद घुटने के पास गुच्छे बनने स्टार्ट हो जाते हैं वेरिकोज वेन्स के। हाँ, नॉर्मल लोगों के भी मतलब एक नॉर्मल एज कुछ में भी लोगों का होता है। हो सकती है वेरिकोज वेन्स के गुच्छे बन गए। तो उसके लिए एक होती है जैसे ब्लड थोड़ा लाइट कर दें, ब्लड को हल्का करने वाली कुछ दवाइयां शायद होती हैं, उससे फिर ब्लड हल्का हो हाँ जाता है तो हाँ। फ्लो जल्दी से मेंटेन रहता है, तो कुछ टाइम के लिए वो दिखेंगे नहीं। परमानेंट यस। ट्रीटमेंट भी शायद होता होगा उसका, वरना ऑपरेशन से तो ऑपरेट ये किया हमें ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो इसका होता है सॉल्यूशन, ये भी मैंने बता दिया हाँ, आपको। तो वो पहले से हमें जागरूक क्योंकि होना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और उन्हें क्या अगर क्या हो दिक्कत है। सके तो मेडिकल से पहले ही सही करवा लें। यस यस। ऑपरेशन भी होता है इसका। तो और हम्म। पूरी बॉडी में चेक करेंगे, ये नहीं कि आप सोचो कि मेरे हैंड में है हाँ, तो ये तो दिख जाएगा, लेकिन मेरे लेग के बैक साइड में है तो नहीं दिखेगा। वो तो वो पूरा पूरा चेक चेक करेंगे। करेंगे आपको थॉरोली, हर जगह पकड़ में आ जाएगा, इसीलिए आप उसको पहले से ही ट्रीट करा कर जैसे। हम्म। ठीक है, जैसे अगर किसी का मान लो एक्सीडेंट हो गया कभी, कोई मतलब सर्जरी हुई है हाथ में, या कभी उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल के दौरान। सर, वो आपसे पूछ लेंगे कि अगर आपकी सर्जरी हुई है, जैसे उनको मार्क्स दिख गए अगर, तो वो आपसे हम्म। पूछेंगे। फिर आपसे एक मेरे केस सुनाई में आया था, तो उससे मांगी गई थी कि आपके इस जो ऑपरेशन हुआ है इसकी रिपोर्ट चाहिए, और वो भी सॉफ्ट कॉपी में नहीं मान रहे थे। वो जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर था ना मेन, वो हम्म। डॉक्टर थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था, लीनियंट नहीं था। तो हम्म। उससे कहा कि मुझे हार्ड कॉपी में अभी चाहिए, आपके इस जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन की मुझे सारी की सारी रिपोर्ट्स अभी चाहिए। तो वो तो अवेलेबल नहीं करवा पाया, तो उसको अनफिट कर दिया गया सर। तो बाकी ये इसके बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता है सर। हम्म तो मतलब क्योंकि मेडिकल है, फिर रिव्यू मेडिकल है, मान लो कोई बंदा दूर है, उसका बहुत दूर पड़ गया और अगले दिन ही रिव्यू मेडिकल यस दे सर। दिया, वो नहीं प्रोड्यूस कर पाया फिर भी लाके वापस, तो फिर तो उसे फेल कर ही देंगे, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तो यस है ही सर, नहीं फेल हमारे कर पास। देंगे।
तो अपनी कर अगर दिया था किसी का सर। कुछ हुआ भी है तो सब लेके जाएं अपनी रिपोर्ट वगैरह, हो सकता है रिपोर्ट के बाद भी फेल कर दें, कोई ऐसी हाँ। सर्जरी के बाद ऐसा कुछ रह गया हो कि हमें लगे कि पुलिस ऑफिसर के लिए फिट नहीं है ये बंदा, तो थोड़ी प्रॉब्लम कर सर्जरी सकते हैं वालों को सर। बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे। और जैसे कि आपने बताया कि ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट में आप स्पेसिफिकली कुछ बता पाओगे कि क्या क्या चीजें वो चेक करते हैं? हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ब्लड टेस्ट में उन्होंने क्या क्या चीजें चेक करी? नहीं सर, ब्लड टेस्ट में और यूरिन टेस्ट में कोई भी ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया है। इतने 190 लोगों का हुआ है कि किसी को इस रीजन की वजह से या ब्लड रिपोर्ट में उसके ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि ब्लड टेस्ट सभी की लगभग लगभग नॉर्मल आती है। तो हम्म। इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप फिजिकल निकाल के आ रहे हो, आप कोई दिक्कत है ही नहीं बॉडी में, तो आपका ब्लड एकदम प्योर है, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक चीज और सर, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ कि एक बंदा हमारे ग्रुप में था राजस्थान का। तो उसका दिक्कत क्या थी कि उसके जो चेस्ट होता है ना, निपल्स में हम्म। एक छोटा और एक बड़ा था। तो ये हार्मोन रिलीज की वजह से होता है, तो इस पर भी उसका पॉइंट बना दिया गया था। तो अगर आपके बॉडी में ऐसा कोई डिफेक्ट है, आपको पता है, तो आप उसमें पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखें कि जो चीजें नोटिफिकेशन में नहीं होती हैं वो भी वहां पर कंसीडर की जाती हैं। तो बॉडी बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं चला। बिल्कुल। जैसे ब्लड टेस्ट में हो सकता है, मुझे लगता है कि शुगर जैसे डायबिटीज कुछ लोगों को भी हो जाता है अर्ली एज में, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करेंगे इसमें। नहीं नहीं, डायबिटीज अलाउड नहीं करेंगे वो। वैसे इतनी कम एज में डायबिटीज नहीं होता है, क्योंकि इंसुलिन का जो हाँ। प्रोडक्शन होता है वो काफी हाई रहता है, तो बहुत ही कम सुनने में आता है। लेकिन आजकल जैसे टेक कंपनीज में कुछ लोग काम करते हैं ना, तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा वैसे ही हो जाता है कि एक जगह बैठना, तो हाँ। छोटी एज में भी। इवन मेरा एक कजन भाई है, उसका मेरे जितना ही होगा एज, उसे शुगर है। जी जी। ऐसे तो मतलब अच्छा अच्छा। अब काफी काफी केसेस धीरे धीरे दिखने लग गया मेरे पास, तो मैसेज से बच्चों कहते हैं सर शुगर हो रखी है, सीजीएल का फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? मैंने कहा सीजीएल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपीओ का सोच समझ के भरना। सीरियल में तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ हाँ। फॉर्मेलिटी। हाँ, उसमें कुछ ही पोस्ट है जिसमें ध्यान देते हैं, बाकी तो ज्यादातर में हम्म। सब चल जाता है। नहीं, आप आउट कर दिए जाएंगे, अगर आपको शुगर है तो आप आउट कर दिए जाएंगे, ब्लड में आ जाता है वो। हम्म। तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट ऐसा अगर आप बताना चाहो कि जो लोगों को ना पता हो, कि जिसे वहां पे चेक किया जाता है? रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ, शायद ऐसा कोई टेस्ट हो। हम्म, मैंने वेरिकोज वेन्स बता ही दिया है, फ्लैट फुट बता ही दिया है, नॉकनी बता दिया है, आइस के रिलेटेड सारे टेस्ट बता दिए, बीएमआई बता दिया। नहीं सर, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो इसके अदर हो। सारे टेस्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है। और बीएमआई तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए उस टाइम पे, मेडिकल के हाँ टाइम सर, पे, या 18 to 25। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है बीएमआई में? कोई गुंजाइश नहीं है सर उसमें। अच्छा, वो जैसे। होता है सर, 18 to 25 के बीच में होता है। जैसे मेरी हाइट 171 है और मेरा हम्म। वेट 70 है, तो बीएमआई के अकॉर्डिंग 67.5 होना चाहिए। बट 1-2 kg वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका 7-8 kg ज्यादा निकला है तब दिक्कत हम्म। होती है। हमारे में एक तो मीटर बहुत ही एरर थी उसमें। मेरी हाइट मुझे पता है 171 के समथिंग है, बट उसमें मेरी हाइट दिखाई 172.5। हम्म। तो मेरी हाइट बड़ी हो गई और मेरा वेट तो सेम था, इसलिए मेरा बीएमआई कम आया था, 23 आ गया था, जबकि मेरा बीएमआई आता है 24.6 के समथिंग, 25 के पास ही आता है। तो ये अच्छा हो अच्छा। सकता है। तो हाँ। ये तो एक तरह से मौका भी मिल जाए अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो जिंदगी हाँ। कम है थोड़ा उन्हें, चलो ठीक ठाक। हाँ। अच्छा, वैसे इसमें कुछ ऐसा है क्या कि कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत 19-21 हो तो वहां पे स्टाफ को खिला के कर दो, मतलब कुछ चलता है क्या रिश्वत वगैरह वहां पे, ऐसा कुछ लगा? देखिए, आप 0% भी ना सोचे वहां पर। वहां हाँ। पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, गेट से लेके मेडिकल हॉस्पिटल तक आपको जगह जगह पर बैनर लगे मिलेंगे कि आपको अगर कोई रिश्वत की बात करता है या पैसे की बात करता है तो आप डायरेक्ट कमांडिंग ऑफिसर को बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर सबका काम बटा हुआ है। जैसे हम्म। सीआरपीएफ कैंप में गया, एंट्री के लिए 10 पर्सन हैं, तो उनका काम सिर्फ इतना ही है कि आप एंट्री कराइए, उन्हें हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं, किसी पर्सन को वो नहीं जानते। और एक चीज, इसमें जो डॉक्टर होते हैं ना, वो डॉक्टर सीआरपीएफ के कैंप में जैसे बिलासपुर गया तो वो बिलासपुर के नहीं होंगे या हम्म। बिलासपुर हॉस्पिटल के नहीं होंगे। इन डॉक्टर्स की लिस्ट जाती है दिल्ली, वहां से रैंडमली अलॉट किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा डॉक्टर जाएगा। तो मतलब कोई किसी को नहीं जानता वहां पर। अब जो हम्म। उनको कमांड कर रहा है कमांडिंग ऑफिसर, उस पूरे जैसे कि सीआरपीएफ का जो था, तो वहां का कमांडिंग ऑफिसर ही उन सबको देख रहा है। अब उसकी सैलरी इतनी हाई है, वो क्या इन सब चीजों के चक्कर में पड़ेगा। और उसकी मतलब आप समझ रहे हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हो, एक हम्म। रिस्पेक्ट होती है आपकी आर्मी की। वहां पर ये सब बिल्कुल नहीं चलता है। पैसा तो आप 1% सोच कर ना चलें कि 1 रुपए भी वहां पर लगेगा, आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। अगर आप किसी, मान के चलिए, आप किसी सोल्जर को आप कुछ खिलाना भी चाहे ना, तो वो साफ मना कर देगा, भाई मैं नहीं लूंगा। और ऊपर से आप कार्रवाई हो उसको सकती कुछ है आपके ऑफर भी नहीं खिलाफ? कर सकते। हाँ, बिल्कुल, कोई चीज आप ऑफर भी करेंगे तब भी वो नहीं लेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल जैसे आपने बताया कि 30 लोग थे, 15-15 के ग्रुप्स में बांट दिया गया था जी स्टार्टिंग में।
तो 15 लोगों का जब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कितने लोग उस पर क्वालिफाई कर पाए? और रिव्यू मेडिकल के बाद फाइनल सिनेरियो क्या बचा उसका? जी सर। अब मैंने ये पूरा लक वेस्ड था मेरे बोर्ड में। तो बोर्ड वन का जो डॉक्टर था काफी स्ट्रिक्ट था। उसका क्या था कि अगर उसको थोड़ी सी भी डिफेक्ट दिखती थी तो वो दूसरे डॉक्टर से तुरंत पूछेगा, उसके बाद पीडीएफ खोलेगा, उसके पास जो पीडीएफ होगा एसएससी की तरफ से या जो भी हो कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, तो वो पीडीएफ में पढ़ के चेक कर रहा था बार बार हर चीज को। तो उसने हर चीज को एकदम थॉरोली चेक किया। तो हमारे 15 में से सिर्फ एक पर्सन को, जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे, एक्स सर्विसमैन, उनको पास किया, फिट किया, बाकी सबका रिव्यू मेडिकल लगा दिया। और जो बोर्ड टू था सर, तो उसमें हम्म। 15 में से 14 लोगों को फिट कर दिया और एक को अनफिट कर दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा लक पर बेस्ड था कि आपको कहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो दूसरा डॉक्टर था, तो अब जैसे बीपी है, तो बीपी हम्म। आप अभी नाप लीजिए, मेरा शायद नॉर्मल है। इसके बाद मैं किसी दिन टेंशन में बैठा हूँ, आप मेरा बीपी नाप लीजिए, तो हो तो सकता है हाई आ जाए। आ तो इस पर जाएगा। तो डॉक्टर की कोई वो नहीं आती है कि जैसे कि अगर किसी और चीज में आपको, जैसे फ्लैट फुट में उसने इन कर लिया, तो डॉक्टर की नौकरी पर आ जाएगी ना बात, लेकिन इसमें नहीं आ हम्म। सकती। तो दूसरा जो डॉक्टर था वो बहुत ही लीनियंट था। उसने कहा ठीक है माइनर है, कोई दिक्कत नहीं, वो सभी को ऐसे करके चला गया। तो उसने हम्म। 14 लोगों को फिट कर दिया। बट जो वो बोर्ड वन वाला डॉक्टर था, वो काफी स्ट्रिक्ट था। तो उसने सारी चीजों को चेक किया और उसको जिस जिस भी पॉइंट में लगा तो उसने तुरंत उसमें लिख दिया, पॉइंट बना दिया। अच्छा। तो सर आप रेशियो समझ गए होंगे कि बोर्ड टू में 15 में से 14 फिट और एक अनफिट, और हमारे में एक फिट और 14 अनफिट। तो ये पूरा का पूरा आपके लक पर बेस्ड था। तो ये मेड जो डॉक्टर है वहां पे, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना लीनियंट है या चीजों को कितना सीरियसली ले रहा है, क्योंकि उसकी जो रिपोर्ट है वही यस। फाइनल है। जो उसने बोल दिया इसमें वही कमांडिंग होगी। ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो डॉक्टर ने कहा बस फाइनल। बस वही फाइनल है, उसने रिव्यू मेडिकल लगा दिया, उसका हम्म। काम खत्म। अब जो बोर्ड में 2-3 डॉक्टर होते हैं, वो उसको चेक करेंगे आपका नेक्स्ट डे पर, और आपको अगर पाया जाता है कि हाँ आप में ऐसी कोई डिफेक्ट नहीं था, तो आपको फिट कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपका थॉरोली एग्जामिनेशन होगा हर चीज का। ठीक है। तो जैसे रिव्यू मेडिकल के दौरान क्या फिर से सारे के सारे टेस्ट होते हैं, या फिर वही जिसमें पॉइंट लगाया गया है वही चेक होगा? हाँ सर, जिस चीज पर आपका पॉइंट बना है सिर्फ वही चेक किया जाएगा। जैसे ब्रोंकिटिस और साइनस था, साइनस ट्रैकिया। तो इसमें आपका चेस्ट में क्या होता है, इसमें अगर आपको 3-4 दिन पहले कफ हुआ हो, खांसी हम्म। वगैरह हुई हो, जुकाम हुआ हो, तो आपके जो यहाँ पर ये फेफड़े होते हैं, इसमें थोड़ा सा कफ हो जाता है। तो उसकी वजह से उसमें स्मोक टाइप दिखाई देता है, जो आपका चेस्ट एक्सरे होता है। तो उससे वो पहचान लेते हैं। तो आपको वो लगा दिया उन्होंने रिव्यू मेडिकल। उसके बाद आपका एक्सरे करवाया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है। हम्म। फिर उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी, अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो फिर वो खुद से भी एक बार शायद करवाना चाहे तो वो फिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा लें, और वैसे उसको कंसीडर कर देते हैं एक्सरे के केस में। बाकी चीजें जैसे ईसीजी में उन्होंने चेक करा, ईसीजी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक बंदा था हमारे में, उसका ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रहा था, उसका हाई आ रहा था। ठीक है। हम्म। तो उसको कंसीडर फिर नहीं किया, क्योंकि उसको क्या था, फीवर था। हम्म। डॉक्टर जो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल गए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि सर अगर आप वहां से एक हफ्ते का टाइम ले लेते हैं, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर दवाइयां लिख देता हूँ, इससे आपका ईसीजी नॉर्मल हो जाएगा। बट वहां पर कोई अपील करने के लिए है ही नहीं, आपको नेक्स्ट डे रिव्यू मेडिकल देना है। रिव्यू तो वो नेक्स्ट। डॉक्टर इतने अच्छे थे प्राइवेट हॉस्पिटल के कि उन्होंने 3 से 4 बार उस बेचारे का थोड़ी थोड़ी आधे आधे घंटे बाद उसका 3 से 4 बार ईसीजी दिया, बट उसका नॉर्मल नहीं आ पाया, तो वही रिपोर्ट लगानी पड़ी और उसको अनफिट कर दिया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि जब तुम्हारा मेडिकल हो, बस यही प्रे करो कि बीमार ना हो, बुखार वगैरह कुछ ना आ जाए, सब बेकार हो हाँ, जाएगा वरना। वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि रिव्यू मेडिकल के लिए कम से कम 8-10 दिन का टाइम दे देना तो ज्यादा बेटर है बंदों को थोड़ा। हाँ, कोई है ना, एटलीस्ट 15 डेज तो दिया जाए। कि मान लो कोई किसी का टाइफाइड हो गया उस टाइम पे, या डेंगू हो गया, कुछ हाँ, और हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो वो तो फिर खत्म ही हो गया उसका सारा 1-1.5 साल की मेहनत उसका पूरी। सारी मेहनत खत्म हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए करना पड़ता है। इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब में, मैं आपको बताऊं, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, फर्स्ट पेमेंट ना आ जाए। आप श्योर नहीं हो सकते कि आप लग गए हो। हाँ, एक मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने में कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ, एक आधा डॉक्यूमेंट आगे पीछे हो गया, या डेट आगे पीछे हो गई, तो दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत हो जाती है। सर टैटू का भी मैं बता देता हूँ। काफी हाँ। लोगों को टैटू का डाउट रहता है। हम्म। सर इसमें ये रहता है, आप जहां पर टैटू बनवा रहे हैं उसका 1/4 साइज से कम होना चाहिए, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। ये उसके नोटिफिकेशन में है। नोटिफिकेशन। बाकी डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पर है। ठीक है, वो इसको हम्म। अलाउ करता है या नहीं करता है। दूसरी चीज, अगर आपका रिलीजियस टैटू है, ओम बना हुआ है, शिव जी बने हुए हैं, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, बट वो भी 1/4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल बॉडी पार्ट का। ठीक है सर। हम्म। इसके बाद आप लेजर करवा के जा सकते हैं।
उसको जला के जा सकते हैं, मतलब वो टैटू आप मिटा दे देंगे तो आपको कंसीडर कर सकता है डॉक्टर। फिर सब कुछ डॉक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा था उसने अपना जला लिया था तो उसका हैंड पूरा ब्लैक था, उसको क्या नाम फिट कर दिया गया, ठीक है। और एक बंदा था उसके में बिल्कुल छोटा सा ओम बना हुआ था, ठीक है, वो विजिबल भी नहीं था, बट हम्म। और उसके नीचे उसका नेम लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें उसका पॉइंट बना दिया और उसके बाद रिव्यू मेडिकल में उसका फिर जो भी हुआ वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम निकल गया था। तो ये सारी चीजें फिर डॉक्टर पर डिपेंड हो जाती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा यार कि आप स्टूडेंट हो, ये सब क्या करना, आपको टैटूज वगैरह बनाना, आपको ये सब चीजें करनी है तो आप मतलब आप सिलेक्शन ले लो, उसके बाद कीजिए। और दूसरी चीज, आपका जो मेन हैंड है, राइट हैंड, उसमें आपके टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसी से सैल्यूट करते हैं ना, तो यहाँ पर आपका टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका टैटू तब कंसीडर किया जाएगा जब आपका अपोजिट हैंड में हो, लेफ्ट हैंड में हो, जिससे आपको सैल्यूट नहीं करना ठीक है, कुछ लोग सीने पे भी टैटू बनवा लेते हैं, नाम गुड़वा लेते हैं सीने पे। तो अब उसका क्या, उसका मतलब क्या साइज उस वो देखा जाता है, सीने हाथ का ही चेक करते हैं या फिर पूरी बॉडी पे कहीं भी हो पूरे तो बॉडी, पूरे बॉडी, उस पूरी पार्ट बॉडी पे वन, विजुअल हो जाएगा। पूरी बॉडी पे वन ऐसे फोर्थ लोगों को तो मैं कहता पार्ट हूँ कि ऐसे लोगों को तो आना भी नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस में। ये क्या है, मतलब चेस्ट पे टैटू बनवा रहे हो आप। बनवा लेते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपने सारा प्रोसेस तो अच्छे से समझा दिया, कोई और ग्राउंड जिसकी वजह से कोई बच्चा फेल हुआ हो मेडिकल में? मेन तो बीपी की वजह से हुआ है, एक मैंने आपको बताया कि चेस्ट निपल्स की वजह से, बड़ा छोटा हार्मोन्स की हम्म। वजह से होता है। साइनस ट्रैकिया मैंने बताया आपको कि आपके कफ अगर है तो वो आपका आ जाएगा रिपोर्ट में, ठीक है सर। और इसके बाद आपका फ्लैट फुट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट आउट किया जाएगा, नॉकनी में डायरेक्ट आउट किया जाएगा, इसके अंदर बीएमआई में डायरेक्ट आउट किया जाएगा, आईज में तो बाहर कर ही देंगे। यही सारे टेस्ट है सर, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है अच्छा, जैसे जी। बॉयज और गर्ल्स का जब हम फिजिकल देख रहे थे तो फिजिकल में रिलैक्सेशन गर्ल्स को काफी था। क्या जी मेडिकल सर, में भी उसमें ऐसा कुछ होता है कि गर्ल्स को ज्यादा प्रेफर कर दिया जाता है कि थोड़ा बहुत इशू है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, या गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए जाएंगे मेडिकल में? सब कुछ डॉक्टर पर डिपेंड है सर। जैसे हमारे में जो गर्ल्स का डॉक्टर था, 21 कैंडिडेट में से 20 गर्ल्स आई हुई थी उस दिन, और 18 गर्ल्स को फिट कर दिया गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लिनेट था कि स्ट्रिक्ट था। और बिल्कुल। 2 गर्ल्स को रिव्यू मेडिकल लगा हुआ था बस। उनके टेस्ट भी लगभग लगभग सेम होते हैं, एक दो टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सारे टेस्ट बिल्कुल बॉयज जैसे ही होते हैं। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से पीडीएफ्स को फॉलो करते हुए सारी चीजें चेक कर रहे थे, क्या जी आपको एक्सेस होता है उस पीडीएफ का, या किसी तरीके से एस्पिरेंट्स को अवेलेबल होती है उस तरह की पीडीएफ? सर आप एक बार गूगल कर लीजिए, बट आई थिंक वो नहीं मिलेगा आप, क्योंकि वो उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाता है वो हेड ऑफिस से। बहुत सर्च करने के बाद मैंने एक फाइनली पीडीएफ आप लोगों के लिए ढूंढी है, और मुझे लगता है कि इस पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरह से आपके टेस्ट कराए जाएंगे और कैसे कैसे सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो ये ज़रूर गो थ्रू करें मेडिकल से पहले, बाकी फॉर्म भरने से पहले भी आप इसे गो थ्रू कर सकते हो सीपीओ का, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक होंगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी कमी आपके अंदर है तो आप फॉर्म को फिल ना करें या फिर आगे प्रोसेस में ज़्यादा मेहनत ना करें। बट ये रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 100% श्योरिटी तो नहीं है कि सेम ही यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, जो पढ़ के मुझे लगा यही पीडीएफ रही होगी। अच्छा, जैसे अभी मैं एक रिजल्ट चेक कर रहा था सीपीओ का ही, उसमें एक लिखा आता था ओबीसी दिल्ली। क्या आप ओबीसी दिल्ली के यस पॉइंट को सर। क्लियर कर सकते हो, वो किस वजह से होता है, क्या मतलब अलग है? क्योंकि एसएससी सीरियल सीएचएसएल में तो कहीं कुछ देखा नहीं। हाँ सर, इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट काफी कम बच्चों को पता होता है, इस पर कोई वीडियो भी नहीं है और ये नोटिफिकेशन में भी क्लियर नहीं होता है। देखिए, अगर आप ओबीसी और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से डिपेंड करते हैं, तो उनका एक अलग बोर्ड होता है। अगर आप उसके ओबीसी लिस्ट में आते हैं, हम्म। ठीक है सर, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते टाइम कि मैं ओबीसी रिलैक्सेशन लूंगा दिल्ली एसआई के लिए, तो आप बाकी के जो 4 आर्म्ड फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी और सीआरपीएफ, 5 फोर्सेस, तो इनके लिए आपको यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बात क्लियर हुई सर? कि अगर आपने रिलैक्सेशन दिल्ली एसआई में लिया है और भले ही आप सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में आते हैं, बट आपको यूआर ही कंसीडर किया जाएगा बाकी की 5 फोर्सेस में। और इसके अंदर अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं इन 5 फोर्सेस में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं, तो आपको दिल्ली एसआई के लिए यूआर कंसीडर किया जाएगा। हाँ, दिल्ली का ओबीसी है आप, अदर हाँ। स्टेट से हो तो आपके पास दिल्ली का ओबीसी होगा ही नहीं, तो आप अलग मतलब आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए आप अपना ओबीसी लगा दीजिए। लेकिन आप दिल्ली से हो
आपके पास दिल्ली का भी ओबीसी है और आपके पास सेंट्रल का भी ओबीसी है, तो आपके पास दोनों चॉइसेस है, या तो आप दिल्ली के लिए ओबीसी लगा दीजिए या फिर आप सीएपीएफ के लिए लगा दीजिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई पर्सन मान लो उत्तर प्रदेश का है और सब इंस्पेक्टर Yes. दिल्ली पुलिस की पे जॉब चाहता है, तो वो तो फिर Yes. नहीं होगा। नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ यूआर के लिए एलिजिबल है। यूआर के लिए एलिजिबल है क्योंकि दिल्ली का ओबीसी नहीं है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में उसे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। यस, एससी एसटी कैटेगरी में भी होता है या खाली ओबीसी का ही है फिर ये? ओनली ओबीसी के लिए है ये, बाकी एससी एसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो जैसे हमारा ये अब फिजिकल मतलब ये फाइनल प्रोसेस निबट गया, अभी तो सीजीएल 2019 से आपने ये दिया था, तो इसका फाइनल डेट तो जनवरी में है ना आई थिंक, सीपीओ 29। हाँ सर, इन्होंने पहले ही डेट देके रखी है कि 31 जनवरी को रिजल्ट आएगा। तो हमारे जैसे कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23 को हमारा फिजिकल सॉरी मेडिकल जो था वो हमारे बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है, तो अदर बोर्ड्स के अभी भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 28-30 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद विद इन अ वीक ये लोग अपना रिजल्ट दे देंगे और उसके 15 दिन बाद लगभग डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर में ये एक्सपेक्टेशन है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, सारी चीजें एक्सपेक्टेड ही हैं। तो दिसंबर में जब ये लोग अपना डीवी कंप्लीट करा लेंगे, आपका प्रेफरेंस ले लेंगे, उसके बाद आपका 31 जनवरी को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद करीब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है सीजीएल की तरह, जैसे कि एक्साइज वगैरह में टाइम लगता है 8 से 9 महीने, तो इसमें इतना ज्यादा ज्वाइनिंग में टाइम नहीं लगता है। 3 से 4 मंथ के अंदर आपकी सारी ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं सारे कोर्सेज में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए सीपीओ को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, अगर आप फिजिकली फिट हो और पढ़ाई में थोड़े ठीक ठाक हो या अपने आप को पुश कर सकते हो पढ़ने के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है, क्योंकि कट ऑफ तो ओवरऑल हम काफी सालों से देख रहे हैं कि कम ही जा रही है इसकी। यस सर। ज्यादातर लोग फिजिकल में फेल हो रहे हैं या फिर आपके मेडिकल में फेल हो रहे हैं, और ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ाकू बहुत ज्यादा होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा नहीं करते, तो कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है वहां पे, तो फिर वो सीपीओ नहीं निकाल पाते। तो अगर आप बचपन से थोड़े हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो या हेल्दी हो और अच्छे से करना चाहते हो, तो सीपीओ एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी, जैसे आपने बताया कि आप भी हिंदी मीडियम से थे, फिर भी आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो इंग्लिश सेक्शन के लिए आप कुछ गाइड करने वाले थे हमें। हाँ सर, इंग्लिश सेक्शन के लिए सर मैं आपको बताऊंगा कि मेनली आप लोग रीडिंग पर फोकस करें। सर क्या मैं अपने चैनल का नाम बता सकता हूँ? उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी इंग्लिश से रिलेटेड कि हिंदी मीडियम स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट को किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए कि इंग्लिश में वो अच्छा स्कोर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं। जी सर, तो नीरज साहू एक्साइज इंस्पेक्टर आप सर्च करेंगे तो सीजीएल वाला एक्साइज इंस्पेक्टर आएगा आपके पास चैनल, तो उसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली 2 घंटे रीडिंग जरूर करता था। इससे क्या हुआ कि अगर आप रीडिंग करोगे, और दूसरी चीज आप मोबाइल में कीजिए रीडिंग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इससे क्या होता है, कुछ एप्स होते हैं जिसमें आप रीड कर रहे हैं आर्टिकल्स, सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ गए, आप उनको रीड कर रहे हैं, आपको जैसे कोई वर्ड न्यू लगा, आपने उस पर क्लिक किया, उसकी मीनिंग नीचे आ गई, आपने उसको याद कर लिया, उसको सेव्ड में डाल दीजिए, और इस टाइप से आपके काफी अच्छे वर्ड वोकैब कलेक्ट हो जाएगा। तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो, वीकली उसको रिवाइज कीजिए। तो मैं जैसे बताऊं, मैंने सारी की सारी प्रिपरेशन मोबाइल से ही की है, कोई बुक्स कभी नहीं खरीदी मैंने, सारे एप्स अवेलेबल हो जाते हैं, टेलीग्राम पर मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, तो इस टाइप से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि मैंने 15 से 20 मिनट का वीडियो एक डाला हुआ है, तो आप उससे आप देख सकते हैं सर। ठीक है, आप एप्लीकेशन का नाम भी बता पाओ तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा कि डायरेक्टली वो, क्योंकि एप्लीकेशन काफी मतलब ये बहुत हैंडी एप्लीकेशन है। इवन मैं तो क्या करता था जब कॉलेज टाइम में था, तो जैसे रीडिंग करता था मैं, मोबाइल में डिक्शनरी होती थी ना, वर्ड देखा कहीं फंसा, मोबाइल में डिक्शनरी में फेवरेट्स का ऑप्शन आता था, उसमें सेव करके रख लेता था, और फिर आते जाते मेट्रो में रिवाइज करना है, जबकि मैं तैयारी नहीं करता था उस टाइम पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बस अपनी वोकैबुलरी थोड़ी इनहेंस करने के लिए। हाँ, तो जा रहा हूँ बस देखता जा रहा हूँ कौन से वर्ड में मटका था, फेवरेट्स में कौन कौन से वर्ड है वो सारे रिवाइज कर लिए। अब कोई वर्ड अच्छे से रट गया, फेवरेट से हटा दिया, फिर रिवाइज करने के लिए जो मुश्किल यही धीरे धीरे यही तरीका होता है वोकैब को करने का। तो सर मैं एक काम करूंगा ना, मैं आपको उस ऐप का लिंक दे दूंगा, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिएगा। ठीक है, ये बेटर रहेगा सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका भी जो चैनल है उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर आपने लिखा हुआ है, तो आपका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 से हुआ होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मेरे से कनेक्टेड थे और हमारी पहले भी कई बार बात हुई है। तो सीजीएल 2018 से आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, राइट? तो कौन सा जोन अलॉट हुआ आपको? सर मुझे मुंबई जोन अलॉट हुआ है। ठीक है, तो काफी सारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे कि उनके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि जब सीजीएल से मिल गया एक्साइज इंस्पेक्टर, तो वाई सीपीओ, क्यों मेडिकल देने गए? क्यों मेडिकल देने गए?
देखिए सर, मैं आपको बताऊं, सीपीओ और सीजीएल ही नहीं, मेरे करीब 12 एग्जाम्स क्लियर है, जिसमें यूपी के 3 एग्जाम्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम, एसएससी जितने एग्जाम्स कराता है मेनली, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, ये सारे क्लियर है। इसके अदर मैंने रेलवे के 3 एग्जाम्स क्लियर किए हैं, रेलवे में मैंने 1 साल जॉब भी किया है। तो सर देखिए, आप भी जानते होंगे कि आप भी अभी आप अपने आप को एक अनएम्प्लॉयड ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और मार्च 31 को रिजल्ट आ गया था हमारा। तो अभी तक हमारा मुंबई जोन का ना तो आज की डेट तक मैं बता रहा हूँ, ना तो फिजिकल की डेट आई है, ना मेडिकल की डेट आई है, ना हमारी ज्वाइनिंग का कुछ पता है सर। तो जब तक अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी ना आ जाए तब तक आप कंफर्म्ड अपनी गवर्नमेंट जॉब को ना समझें, क्योंकि यही होता है सर, ये हम लोगों की मजबूरी बन जाती है एग्जाम्स देना। तो मैंने जैसे इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं सर, बट मैं किसी के भी डीबी में नहीं गया। जैसे एमटीएस की ज्वाइनिंग 6 महीने पहले हो चुकी है, मैं चाहता तो मैं एमटीएस में मेरे 91 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो मैं इजिली वहां पर एक सीट ऑक्यूपाई कर सकता था। तो सर हम लोगों की, मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर हमारी मजबूरी है। अगर हमारी कहीं ज्वाइनिंग हो गई होती तो मैं क्यों इतना दूर अपना मेडिकल देने जाता, मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी। अब दूसरी चीज, मैं जैसे इसका मेडिकल दे आया हूँ, तो मैं जब इसका डीवी देने जाऊंगा, तो डीवी अगर हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, मेडिकल फिजिकल प्रोसेस हो जाता है नवंबर में, तो फिर मैं इसको कंसिडर भी नहीं करूंगा, ओनली एक पोस्ट फिल करूंगा दिल्ली से, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं, मुझे दिल्ली ऐसा ही मिल सकता है। और मेरा घर है सर झांसी में, झांसी से मुंबई थोड़ा सा दूर पड़ता है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, बट दिल्ली हमारे घर से हर 15-20 मिनट में ट्रेन होती है, तो कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। तो मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, तो मैं उस टाइम पर एक ही पोस्ट फिल करूंगा अगर मैं डीवी में जाता हूँ। और वैसे तो मैं डीवी भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है किसी को मतलब सीट ऑक्यूपाई करने का। तो सर इसलिए मैं इसका मेडिकल दिया हूँ। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है आपका कि हाँ, क्योंकि दूर जी है घर। हम सभी चाहते हैं अपने घर वालों के पास रहे, या उनसे कम से कम हफ्ते में तो मिल पाए। वहां मुंबई जाने के बाद तो कभी महीनों में, 6 महीने में बारी आएगी वापस आने जी की। सर। बिल्कुल जायज रीजन। हाँ सो थैंक यू सो मच नीरज, अपने प्रीशियस टाइम के लिए जो आपने एस्पिरेंट्स के लिए निकाला। और उम्मीद करेंगे जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी न किसी और सेशन के थ्रू। जी सर, मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो आप फ्यूचर एसआईज बनने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जैसे आपने देख लिया है, तो अगर आपको लगता है कि आप के अंदर कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी फिट है, तो आपके लिए सीपीओ परफेक्ट जॉब है। क्योंकि मैं सीआरपीएफ के लोगों के साथ रह के आऊँ, काफी हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है, आपकी बढ़िया जिप्सी होगी। जब आपका प्रमोशन होगा तो आप इसमें, पता है, मैं प्रमोशन का भी बता देता हूँ सर, आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच सकते, कमांडेंट तक पहुंच सकते इवन। और अगर आप अर्ली एज में लाइक 22 में अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, सीएपीएफ को, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनीथिंग, तो आप डीआईजी तक पहुंच सकते हैं। जिस दिन हमारा मेडिकल था उस दिन डीआईजी साहब आए थे, तो डीआईजी की गाड़ी पर बढ़िया एक स्टार लगा हुआ होता है, ब्लू कलर की प्लेट पर 4 गार्ड्स होते हैं उनके साथ में, कमांडो ड्रेस में। मतलब काफी हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब है। सोसाइटी में आप कहीं निकलेंगे कि सीआईएसएफ में मैं ऐसा ही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सभी इसकी प्रिपरेशन करें, अगर आपके अंदर कोई भी कोई डिफेक्ट नहीं है। और एक बार बस आप मेडिकल के एग्जाम को जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अगर आपके बॉडी पार्ट में दिक्कत है, जिससे आपको बुरा ना लगे लास्ट में जब आप मेडिकली अनफिट होकर निकलें। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच नीरज। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। जय हिंद सर।